जितने भी विद्वान हैं ज़्यादातर यहाँ पर मिल जाते हैं, जिनसे हम जान पाएं कि कुंभ असल में है क्या। कुंभ का कोई इतिहास नहीं है। कुंभ कोई ऐसी चीज नहीं है। कुंभ के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। कुंभ का जो मुख है वो विष्णु भगवान को दर्शाता है और उसका जो गर्दन है वो शिव जी को, और उसका जो तल है वो ब्रह्मा जी को, और उसका जो बीच का गोल बड़ा हिस्सा है वो देवियों को दर्शाता है। कुंभ का अर्थ पूर्ण ज्ञान भी है। 33 करोड़ देवी देवता जी। उसके बाद जो है राक्षस शुक्राचार्य वाले जी जी। तुलसीदास बाबा ने कहा है ना कि देव धनुष किन्नर नर श्रेणी। वो पूरा क्षेत्र जहाँ मेला लगता है जुलाई से लेके सितंबर एंड तक लगभग पानी में रहता हुआ जी। फ्लड का वाटर बिल्कुल। और इसीलिए उस मेले का महत्व है। वो जो एलुवियल सॉइल है, वो जिसमें मिनरल डिपॉजिट्स हैं, जिसमें हर्बल डिपॉजिट्स हैं, वो जब उस सूर्य की उससे प्रभावित होता है, आपके मकर के सूर्य से, तब उसमें वो एनर्जी आती है, तब वो जागृत होता है। ये दुनिया की किसी नदी, न टिग्रिस, न नाइल, न वोल्गा, न अमेजन, न मिसिसिपी, किसी नदी के जल को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि मर जाएं लोग। न वाटर ऑफ वेटिकन को, न आबे जमजम को, कि 10 करोड़ लोग एक दिन के चंद घंटों के जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है माँ गंगा के एक जल का आचमन करके, क्योंकि उस एक जल के आचमन से हमारी 7 पीढ़ी जो है उसको मोक्ष मिल जाता है। ये प्रयागराज है। परम मोक्ष जब मिल गया तो नो रिटर्न जर्नी है। आप गए ऊपर तो सीधे ब्रह्म में लीन हो गए, इसलिए प्रयाग में परम मोक्ष है। राजा हर्षवर्धन की उधारी का जो है बही खाता इलाहाबाद के पंडा लोगों के पास आज भी सुरक्षित है। मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए, और आप जानते हैं कि मुगलों के पीरियड में तमाम कट्टरताएं भी थी, लेकिन कुंभ कभी, सनातन धर्म माघ मेला और कुंभ ये अनवरत रूप से, शाश्वत रूप से, अखंड रूप से चला रहा है, कभी समाप्त नहीं हुआ। औरंगजेब ने यहाँ पर अरैल के सोमेश्वर देव महादेव की ग्रांट की पुष्टि की है, जो पहले से चला रहा है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य और वॉइसरॉय एरियल सर्वे कर रहे हैं इस इलाके का। तो मालवीय जी से उन्होंने कहा कितना खर्च कर देते हैं विज्ञापन पे, निमंत्रण पे? उन्होंने कहा कुछ नहीं, 2 पैसे। उस समय पंचांग कीमत 2 पैसे थी। कि जिस आधुनिक कुंभ की परिकल्पना पे आप जी रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। सन 54 का, जहाँ 7 प्रधानमंत्री हैं, 7 भारत रत्न हैं, अब 3-4 भारत रत्न वेटिंग अभी टहल रहे हैं। ये मेला जो है लालटेन से शुरू होकर के एआई पे पहुंच गया है। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला यही हुआ भैया। अमौसा का मेला या कांधे पे कथरी, कपारे पे झोरा। इन ग्रामीणों की वजह से ये मेला चल रहा है। मीलों मील चलते हैं, थके हैं, दिखाई दे रहा है चेहरे पे इनके कष्ट, धूल धक्कड़ सब इनके चेहरे पे दिख रही है, लेकिन नहाने के बाद की जो तृप्ति है वो अद्भुत है। डिवाइन शब्द इस्तेमाल करते हैं कि एक अंग्रेज मिला पिछले कुंभ में। अच्छा। ये स्टॉल लगे थे, लंगर चल रहे थे 24 आवर। तो हमने पूछा हाउ वाज जो है एक्सपीरियंस अबाउट कुंभ? अमेजिंग, अमेजिंग, एवरीथिंग फ्री, एवरीथिंग फ्री, टी फ्री, कॉफी फ्री, फूड फ्री, हॉस्पिटैलिटी फ्री, एवरीथिंग फ्री। इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल। कुंभ की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में आप अखबारों से लेकर टीवी में कुंभ से जुड़ी कई खबरें देख रहे होंगे। बहुत सी ऐसी जानकारियां होंगी जो कुंभ और प्रयागराज से जुड़ी हुई आप तक फ्लो हो रही होंगी, लेकिन क्या वो सभी जानकारियां सही हैं? और कुंभ का इतिहास असल में क्या है? प्रयागराज कैसे बना, कैसे इलाहाबाद बना और फिर कैसे प्रयागराज बना? और इस बार का कुंभ रूरल डेवलपमेंट के मामले में किस तरह का होने वाला है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अभी भी हमारे मन में हैं और हमें लगता है आपको भी जानने ज़रूरी है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हम आज आए हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस में, जहां इंडियन कॉफ़ी हाउस है। ये जगह अपने आप में राजनीति का एक अड्डा मानी जाती है और प्रयागराज के जितने भी विद्वान हैं ज़्यादातर यहाँ पर मिल जाते हैं, जिनसे हम बात करने आज यहाँ पर आए हुए हैं ताकि हम जान पाएँ कि कुंभ असल में है क्या। तो हमारे साथ हैं
प्रोफेसर हीरम चतुर्वेदी जी, जो इतिहासकार रहे हैं, इतिहासकार हैं और मध्यकालीन इतिहास पर इन्होंने 8 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। एम आई राइट सर? 25 किताबें जी। तो हमारी जानकारी सर, ये जानकारी गूगल से ही आ रही है, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत रहती है हम लोगों को। हम लोग गूगल में इतने टैक्स अभी नहीं है कि डाले रहें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो इतिहास को लेकर और मध्यकालीन इतिहास को लेकर 25 के करीब किताबें ये लिख चुके हैं। हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं प्रोफेसर एच.एस. उपाध्याय जी। ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं और कुंभ के दर्शन को लेकर हम लोग इनसे आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा अभय अवस्थी जी हैं। इनका परिचय बहुत आसान है। लोगों का कहना है कि इनको इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का विकिपीडिया माना जाता है। सर, एम आई राइट? अब जो चाहे वो उस नाम से पुकार लीजिए, हम एक बदनाम इलाहाबादी हैं, बस इतना ही अपने लिए कहते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो इनका एक परिचय ये भी है कि पूर्व छात्र नेता रह चुके हैं और फिलहाल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो आपका भी सर बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चौथे गेस्ट हैं प्रोफेसर रीवा सिंह जी, जो जीबी पंत सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट से हैं। इनके साथ हम लोग बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट को लेकर और ये कुंभ का जो पूरा जमावड़ा अभी लग रहा है, 40 करोड़ के करीब लोगों के आने की उम्मीद है, उनको लेकर इनका क्या कहना है। पांचवें इतिहास के जानकार हैं हमारे साथ, पांचवें गेस्ट हैं मुकेश बनवाल जी। तो मुकेश बनवाल जी जो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करते हैं छात्र, उनको इतिहास पढ़ाते हैं, तो इतिहास के जानकार है। इनसे भी प्रयागराज और कुंभ के इतिहास को लेकर चर्चा होगी। और छठे जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे मित्र भी हैं, अशोक पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो हमारी बिरादरी से आते हैं, तो पत्रकारों का भी एक पक्ष है इस कुंभ को लेकर, उसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। तो पहला सवाल सर मेरा हीरम चतुर्वेदी जी से है। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कुंभ का इतिहास आखिर है क्या? देखिए, जहाँ तक इलाहाबाद का प्रश्न है, ये प्रयागराज कभी नहीं था। ये तीर्थराज प्रयाग और प्रयाग वन था, ठीक है ना। तो प्रयाग वन में ही ये सब होगा, धर्म से जुड़ा हुआ या आपके आध्यात्म से जुड़ा हुआ। और यहाँ पर महत्व माघ का है। माघ के महीने में पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक 1 माह तक लोग यहाँ पर कल्पवास करते हैं। यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसको मिला लीजिए तो एक महायुग, और ऐसे अनेक महायुग का एक कल्प। तो ये माना जाता है 1 माह तक अगर कोई सन्यासी की तरह यहाँ रह सकता है और यहाँ कल्पवास करे, तो उसे पूरे 1 कल्प के पुण्य प्राप्त होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है जी। और इसीलिए हम पाते हैं कि यहाँ कुंभ का उल्लेख नहीं है, यहाँ माघ का चूंकि महत्व है, इसलिए माघ का उल्लेख है जी। और कुंभ अपने आप में एक समावेशी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी है, खगोल है, आपका ज्योतिष है, ज्योतिष के अलावा आप कह सकते हैं उसे दर्शन है, और इन सबको साहित्य को जोड़ेंगे तब आप देखिए अनेक प्रतीक जी और अनेक तरह के आपको सिंबल्स मिलते हैं, जिनके माध्यम से आप कुंभ का अभिप्राय समझते हैं। कुंभ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में है, दस्तावेज में देख लीजिए। आपको 1918 की एक घटना सुना दूं पहले। 1918 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हैं महामना मदन मोहन मालवीय जी, और साथ में उनके घूम रहे हैं वॉइसरॉय साहब, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य और वॉइसरॉय एरियल सर्वे कर रहे हैं इस इलाके का। वो कहते हैं कि कितना खर्च कर देते हैं। जैसे आजकल तो आप देख रहे हैं विज्ञापन हो रहा है, निमंत्रण हो रहा है, ये नहीं होता था। तो मालवीय जी से उन्होंने कहा कितना खर्च कर देते हैं विज्ञापन पे, निमंत्रण पे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, और अपनी जेब से पंचांग निकाला, बोले 2 पैसे। उस समय पंचांग कीमत 1918 में 2 पैसे थी। बोले 2 पैसे खर्च होते हैं जब ये जुपिटर किसी स्थिर राशि में यानी मेष में या कभी कभी वृष में 144 साल बाद वृष में आएगा वो हो, और मकर में हो आपका सूर्य और चंद्रमा, तो ये अवसर आता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब कुंभ की बात आप करेंगे तो ये सीधे सीधे बृहस्पति से जुड़ जाता है। बृहस्पति 1 वर्ष में 1 राशि कवर करता है, 12 वर्ष में 12 राशि, पूरी राशि चक्र का। तो इसलिए 12 में ही कुंभ आएगा। उसको आप हर साल कुंभ घोषित करके कुंभ का महत्व और उसका जो ये एस्ट्रोलॉजिकल या एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट उसको समझने में गलती करेंगे, ये नहीं होनी चाहिए।
लेकिन ये पॉलिटिशियंस बहुत छोटे दिमाग के होते हैं, पढ़ते कम हैं और कुछ ऐसी फिक्रे उछालने में मस्त रहते हैं जिससे उनको आकर्षण मिले ना। तो ये है कुंभ की वास्तविकता। तो कुंभ की वास्तविकता तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन सर ये अपने आप में इसका इतिहास बहुत प्राचीन मिलता है। हम लोग 644 ईस्वी से तो हेमसांग के जरिए जान रहे हैं कि यहाँ पर कुंभ हो रहा था। 5 लोग आए, 5 लाख के करीब लोग यहाँ पर आए थे, जो हर्षवर्धन का रीन था। लेकिन एक हम लोग सुनते हैं कि प्रयागराज का अपना एक पौराणिक कथाओं में जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि प्रयागराज बार बार आप बोल के हमको जी। डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी, जी। क्योंकि हम लोग इलाहाबादी हैं, खाटी ठीक। जब से पैदा हुए हैं इलाहाबाद ही जानते हैं। ठीक है। प्रयाग वन, तीर्थराज प्रयाग वन में से कुंभ जुड़ता है जी। ठीक है ना। और इसको देखने के लिए आपको ऋग्वेद के 6वें मंडल पे चले जाना पड़ेगा। 6वें मंडल के ऋषि कौन है? भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि कहाँ है? इलाहाबाद में। तो उसको देखिए आप, उसमें साफ साफ 9, 16, 5 में दिया हुआ है संदर्भ इस व्यवस्था का। जी। और कुंभ चला आ रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब आया था सिकंदर तो उसकी तो हमारे उपाध्याय जी बताएंगे कैसे जिम्नोसोफिस्ट से बात हुई जी। और कैसे उसने देखा कि ये नग्न फकीर इतना ज्ञानी है। तो कुंभ ज्ञान का भी एक प्रतीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, भी उस पर आऊँगा मैं। तो ये एक रूप में चले आ रहे थे जी। लेकिन शंकराचार्य जी ने इनको एक सुव्यवस्थित, सुपरिभाषित व्यवस्था दी। जी। व्यवस्थित करने को उनका श्रेय जाता है। ठीक। और यहाँ कुंभ का अभिप्राय चूंकि ज्ञान है, धर्म है, दर्शन है, धर्म दर्शन है, आध्यात्म है, इसीलिए यहाँ देखिए कुमारिल भट्ट और शंकर वाला संवाद भी है। और क्या हुआ था? शास्त्रार्थ जो हुआ। जी। शास्त्रार्थ। तो ये परंपरा यहाँ सिर्फ इसीलिए थी कि मतांतरों में जो विवाद है, देखिए पूरे वेस्ट में विवाद हुआ है धर्मों में, हमारे यहाँ धर्मों में संवाद हुआ जी। और ये संवाद का ही महत्व है। अब कुंभ को आप कह रहे थे ना, तो इस संवाद से एक चीज़ और स्पष्ट होती है कि कुंभ का एक अर्थ होता है ज्ञान। स्वामी रामकृष्ण जी ने एक बड़ा बढ़िया कहा है, उन्होंने कहा ज्ञान कैसे होता है। कुंभ जो है, घड़ा जो है, वेसिल जो है, वो आप नदी में डालें या किसी उसमें डालें पानी बहते जल में, तो वो आवाज़ करता है जी। गर्गलिंग वॉइस। वो गड़गड़ाहट, वो आवाज़ बंद हो जाती जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो कुंभ का अर्थ पूर्ण ज्ञान भी है। और ये कल्प से अगर आप जोड़ेंगे, कल्पवास से जोड़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो अंगला देखिए 4 जगह है कुंभ। हाँ। ना अकेला स्थान जहाँ कुंभ 3 नदियों के संगम पे है वो इलाहाबाद है। तो ये जो प्रयाग 3 है। इंगला पिंगला ये नाड़ियों की हम ये बात देखिए, करते हैं। सबको लेना पड़ा इसको। जी। इसीलिए कह रहे हैं जो ट्राइबल कस्टम्स चले आ रहे थे, हाँ। जो नाथ सिद्ध संप्रदाय से चला आ रहा था, जी सर। क्योंकि वो ट्राइबल था, उसको भी इसमें जोड़ना पड़ा। और इसकी कथाएं आपको ऋग्वेद से लेकर रामायण महाभारत तक निरंतर विभिन्न आख्यान मिलते रहे हैं और तब जाके कुंभ की एक पूरी कथा तैयार होती है। सर इन्हीं आख्यानों के बारे में हम लोग भी समझना चाहते हैं, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊँगा। एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ पहले, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस जगह का भी अपना एक इतिहास है। तो अभय अवस्थी जी से मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर इस इंडियन कॉफ़ी हाउस का पहले थोड़ा सा इतिहास बता दीजिए। ये कॉफी हाउस का इतिहास है वह अवस्थी कॉफी की चुस्की लेके बता सकते हैं। लीजिए। लीजिए सर, पहले कॉफ़ी लीजिए, फिर इसकी चुस्की के साथ हम लोग इतिहास जानेंगे इंडियन कॉफ़ी हाउस का भी। देखिए ऐसा है, जी चुस्की अंदर गई जी। और अंदर से उबाल बाहर आना शुरू हुआ। बहुत बढ़िया सर। ये इंडियन कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी का कमाल है। जी। इस कॉफ़ी में विचारों के सीड्स, बीज इसके अंदर है। यहाँ इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं मिलती, जी। यहाँ सीड कॉफ़ी मिलती है और इसकी सीड में विचारों का जो उत्पत्ति होने लगा। नंबर 1, एक मोटी मान्यता है कि आज़ादी मिलने के बाद जब आउटडोर ईटिंग का कंसेप्ट सोसाइटी में आया, जी। पहले क्या था कि अम्मा बाबू बोलत रहे बे बाहर न खाए के आए, पता नहीं सब छुआछूत रहा था, होटलबाजी न करे, घर का सादा भोजन कर और चुपचाप बैठा रहो, जो हमारे पिताजी वगैरह के जमाने। आउटडोर ईटिंग का कंसेप्ट नहीं था।
आउटडोर ईटिंग का कंसेप्ट जो है सबसे पहले जो है इलाहाबाद में इंडियन कॉफ़ी हाउस, मेरा अपना मानना है 1952 वगैरह में, यहाँ लिखा है 57 में, बहरहाल आज़ादी के बाद। अब आउटडोर ईटिंग का जब कंसेप्ट आया तो पहले क्या था कि साहित्यकारों के घरों पे बैठकें होती थी जी, नेताओं के घरों पे या गली के मोहल्ले और चबूतरों पे अड्डेबाजी होती थी, राजनीतिक डिस्कशन होता था। हल्ला मच गया इलाहाबाद में कि अबे एक बड़ा भारी बढ़िया अड्डा बना है एक सिविल लाइन में, अब चलो वहीं बैठा जाए जी। तो ऐसे हमारे विद्वान प्रोफेसर जन वगैरह, हमारे साहित्यकार वगैरह, निराला, पंत महादेवी, हरिवंश राय बच्चन, ये सब, फिराक साहब, और लंबा लंबा सिगरेट का धुआं छोड़े और ठहाका मारे बैठ के जो है इसी इंडियन कॉफी हाउस इंडियन में। कॉफी हाउस। अच्छा डॉक्टर लोहिया का इलाहाबाद में कोई घर नहीं था, जी, वो जो है अपना प्रचार करते थे या खाली रहते थे तो आके इंडियन कॉफी हाउस में बैठ के एक टेबल यहाँ पर लग जाती थी, जी, इसी कमरे में, इसी हाँ, इसी इसी बिल्डिंग हॉल में। हाँ, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है अच्छा, और सेल्फ डिसिप्लिन्ड है इंडियन कॉफी हाउस। ये जो आपका सेंट्रल एरिया देख रहे हैं ये पॉलिटिकल लोगों का अड्डा है, जी, प्रोफेसर लोग उधर किनारे बैठते थे जो है कॉर्नर में, कॉर्नर में, वकील लोगों का अड्डा जो है उधर है, अच्छा, खिलाड़ियों का अड्डा इधर है, जी, समझे, साहित्यकारों का अड्डा उधर है। तो अपना अपना कोना सबने बांट अपनी रखा। सब खूंटा बंधा है और कोई किसी के खूंटे पे बंधता नहीं है। अच्छा, और इंडियन कॉफी हाउस, मैं अपने शब्दों में जो कहना चाहता हूँ कि ये इलाहाबाद में दो शब्द बड़े जो है पॉपुलर हैं, जी, इलाहाबादी बकैती और इलाहाबादी लंतरानी। समझे कि नहीं? हाँ, तो कह रहे हैं इसीलिए बाबा जाने जाते हैं। इलाहाबाद, अभी कल मुख्तार अब्बास नकवी लंतरानी करके गए हमारे साथ, अच्छा, केंद्रीय मंत्री, जी, है ना। तो अब लंतरानी क्या है? लंतरानी इलाहाबादी किस्सा गोई का वो जो है शैली है या वो आर्ट है जिसमें कि जो है साहित्य का 12वां रस, मैं कहता हूँ, डॉक्टर साहब बताएंगे, ये साहित्यकार भी हैं कि साहित्य में जो है 11 रस होते हैं, जी, इलाहाबादी जो है लंतरानी साहित्य का 12वां रस है। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं नहीं मैं आप? समझ गया सर। अब ये है क्या लंतरानी कि वो किस्सा गोई का वो तरीका जिसमें जो है आपके 11 रस तो जो है फ्लोट करें ही, जी, अंत में आके 12वां रस जो है कालर पकड़ी पकड़ा और पटकी पटका और हिंचा तानी और तेरी माँ तेरी बहन भी हो जाए, जो है वो 12वां रस है साहित्य का, लेकिन दुश्मनी नहीं, जी, हम जो है प्रेम में। हाँ, जैसे कि आपको जो है एक उदाहरण बता रहा हूँ कॉफी हाउस का जो है, जी, एक लंतरानी, इलाहाबादी लंतरानी का एक किस्सा बता रहा हूँ। ऐसे ही पॉलिटिकल लोगों की जो है पूरी टोली बैठी हुई थी, जी, हम सब लोग बैठे हुए थे। एक जो है एक जनाब बैठे हुए थे और एक सज्जादा नशीन, एक खानखा के सज्जादा नशीन भी नेता भी थे, वो चुनाव भी लड़े हैं, वो भी बैठे हुए थे। जी, तो एक जो है लंतरानी बाज ने जो है धीरे से कहा हमसे अब मुखातिब होके कि पंडित जी मैं एक वसीयत करना चाहता हूँ। अच्छा, तो हमने कहा बताइए क्या वसीयत करना चाहते हैं? जो मुझसे हो सकेगा करेंगे। कहें जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाया ना जाए, मुझे जला दिया जाए। अब बवाल मच गया, उसमें हमारे मुस्लिम साथी भी थे, ए लाहौल बिला कुव्वत, मरदूद हो तुम, ये कैसी जो है वसीयत कर रहे हो, तुम्हें जो है डूब मरना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी, तुम्हें खौफ नहीं है खुदा का। कहें बेशक खुदा में मेरा पूरा ईमान है, इस्लाम में मेरा पूरा ईमान है, मुझे जो है रसूल में पूरा जो है यकीन है, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो है कयामत के दिन जब जो है महशर में पेशे खुदा होंगे तो एक एक कब्र से 70-70 हजार लोग निकाले जाएंगे और उनके गुनाह पड़े जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि उस दिन अब वो उठने लगे
अब वो उठने लगे अपनी सीट से जी। कि मैं नहीं चाहता कि उस कब्र में मेरे बगल में ये मरदूद भी लेटा हुआ मिले। अब वो इमाम साहब जो है रात तेरी मरदूद की ऐसी की तैसी और कॉलर पकड़ लिया, चहेटी चहेटा होने लगी। वो जो छेड़ने वाले शख्स थे वो छेड़ते हुए कॉफी हाउस के बाहर निकल गए। तो मैंने जैसे कहा कि कॉफी हाउस साहित्यकारों का, राजनीतिक चिंतकों का, आपके जो है बौद्धिक लोगों का, प्रोफेसरों का, खिलाड़ियों का, वकीलों का, तो ये जमावड़ा है ही है। इलाहाबादी बकैती और लंतरानी का भी एक कारखाना है, अड्डा है। यही अड्डा नहीं कारखाना है, यहाँ से उत्पन्न होता है। अच्छा। और वैचारिक क्रांति का अगर हम आपको एक पुट दे दें कि देखिए इलाहाबाद का इंडियन कॉफी हाउस आज़ादी के बाद जितने भी जो है बौद्धिक आंदोलन हुए हैं, जितने भी वैचारिक परिवर्तन हुए हैं, वो सब इलाहाबाद के इसी कॉफी हाउस की कॉफी के धुएं और चुस्की के साथ उबले हैं। मैं अभी भी प्रमाणित कर देता हूँ। इसी बहाने एक चुस्की हम भी ले लेते हैं, सर को भी थोड़ा विश्राम दिया जाए। सर से तो हमने जाना कि किस तरह से इंडियन कॉफी हाउस का जो इतिहास है और कैसे ये एक फैक्ट्री रही है लंतरानी की, कारखाना और कारखाना है, जिसको अंग्रेजी का भी समाचारों का भी कि यहाँ से बनते रहते हैं। वो यहाँ आते थे, सारी खबर लेके चले जाते थे। जर्नलिस्टों का एक टेबल भी जो है रहता जी। तो आज इतने वक्त बाद हम भी तो वही कर रहे हैं कि यहाँ आए हैं कि पूरा प्रयागराज छोड़ के कि यहाँ से पूरी खबर ले जाएं कुंभ की है क्या। तो बिल्कुल जो है यहाँ यहीं से मिलेगा ही। देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग के जो है विचारधारा दिया, यहीं कॉफी हाउस पे बैठ के उसकी नर्सरी तैयार किया, यहीं पे पहले उसको जो है ट्रायल लिया जाता जी। यहाँ पर जो है बैठकर जो है आपका डॉक्टर लोहिया जो है नेहरू पे क्या अटैक करना है, यहाँ बैठकर पहले जो है उसकी एनालिसिस करते थे, पहले उसको फ्लोट करके उसको रिजल्ट देखते थे, फिर जाके पार्लियामेंट में जो है फिरोज गांधी साहब जो है का जमाना याद हो, उनके भतीजे अभी डेथ हो गई कुछ महीने पहले जो है, वो अभी तक यहाँ पर आते थे बैठते थे। शांति भूषण लोकपाल जो है जो आंदोलन आप देख रहे हैं, जिसमें अन्ना हजारे को लिटा के एक पेशबंदी करके कांग्रेस की चढ़ी चढ़ाई सरकार को, हमारी सरकार को घेराबंदी करके शांति भूषण ने फांद मार कर, ये एक कबूतरबाजी का जो है शब्द है, फांद मार कर कांग्रेस की सरकार को अड्डे से नीचे उतार दिया। वो पेशबंदी शांति भूषण यही वकीलों के बीच बैठकर वो लोकपाल का जो है डिस्कशन करते हैं। अशोक सिंघल भूल कैसे गए, जो राम मंदिर आंदोलन है आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस पर राज कर रही है, मानंद पंजीरी जो है लूट रही है, वो मंदिर आंदोलन 1974-75 में अशोक सिंघल यहीं कॉफी हाउस की टेबलों पे बैठकर डिस्कस करते, यहीं पे परिमार्जन उसका किया, यहीं पे उसका जो है उत्पत्ति किया। तो ये वैचारिक जो है क्रांति या परिवर्तन का भी जो है कॉफी हाउस एक बहुत बड़ा सेंटर है। बिल्कुल सही। अब आइए कुंभ पर अंतिम रूप से मैं अपनी बात को कहते हुए अपनी बात को अभी आपसे कुंभ पे बहुत चर्चा करनी है तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी मैं एच.एस. उपाध्याय सर से जानना चाह रहे थे हम लोग कि सर कुंभ का दर्शन क्या है। इतिहास की तो बात हो गई, लेकिन दर्शन क्या है कुंभ का? रही बात इतिहास की तो मुझे लगता है कि कुंभ का कोई इतिहास नहीं है जी, ये अनादि है सनातन धर्म की तरह जी। दर्शन की बात चतुर्वेदी जी ने भी कुछ चर्चा किया। कुंभ का तात्पर्य शाब्दिक अर्थ में घड़ा होता है जी, लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व में एक विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश महाराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने दिया। उसमें कुंभ विष्णु के सहस्त्र नामों में से एक है। 81वां श्लोक है, अर्चिस्मान अर्चिता कुंभा विशुद्धात्मा विशोधना। भगवान विष्णु के लिए कहा गया है जो चमकती हुई सूर्य की किरणों वाला सबके द्वारा पूजनीय है, ऐसे कुंभ स्वरूप हिरण्य गर्भ स्वरूप भगवान विष्णु जो विशुद्ध आत्मा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, और विशुद्ध विशोधना जो समस्त बुराइयों को पापों को दूर करके जीवात्मा को शुद्ध करते हैं। तो कुंभ एक प्रकार से भगवान विष्णु का एक नाम है। कुंभ के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसलिए कुंभ न केवल पृथ्वी की या भारत की या विश्व की, ब्रह्मांड की एकता का प्रतीक है। ये आपने बताया कि बृहस्पति
12 वर्ष में एक परिक्रमा पूरा करते हैं, तो 12वें वर्ष ही कुंभ लगता है। आज के वैज्ञानिक अब खोज किए हैं, हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले खोज किया था। दूसरे, माघ मेला में हर वर्ष यहाँ माघ मेला लगता है, जी जो तुलसीदास ने लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, और देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, मज्जहि तीरथ सकल त्रिवेणी। यहाँ पर देखिए आप, ये वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की एकता की बात है। अभी चर्चा हुई 40 करोड़ लोग यहाँ आ सकते हैं, हम कह रहे हैं उसका 25% भी आ जाए, 10 करोड़ 15 करोड़ बहुत देशों की आबादी ही नहीं है। जी तो ये बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम के रूप में केवल भारत के लोग, आप देखिए भारत की परिकल्पना की गई है, आज सरकार भी करी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी तो एक भारत की बात क्यों की जा रही है? भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है। आप यहाँ जानिए कि सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले 8 धर्मों के लोग हैं यहाँ। जी हिंदू धर्म जिसे कहते हैं या सनातन धर्म, बौद्ध, जैन, सिख, जी जो इसी भारत भूमि से उत्पन्न हुए हैं। सेमेटिक धर्मों में यहूदी, ईसाई, इस्लाम और पारसी, कम या ज़्यादा संख्या में सभी 8 धर्म के लोग मानने वाले हैं यहाँ पर। जी किसी को कुंभ में आने के लिए रोक नहीं देखी। बिल्कुल आज जो बातें की जा रही हो, चाहे जो की जाए, कौन देख, जो देव धनुज किन्नर, देव भी आ सकते हैं, धनुष भी आ सकते हैं, आसुरी और दैवी दोनों शक्तियाँ, जी। अच्छे बुरे दोनों लोग स्नान करते हैं, जी। क्योंकि तो पाप से विशुद्ध आत्मा है, जी शुद्धिकरण है। पापियों के लिए ज़्यादा है, पुण्य आत्माओं के लिए चाहे तो नबी हो, वो तो ऑलरेडी कुंभ हैं ही। तो कितनी जातियां हैं देश में, जात की बात चल रही है, राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो जात की गणना में ये कहना बड़ा मुश्किल है कितनी जातियां हैं देश में। आज तक कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन लोग बताते हैं संख्या, लेकिन बहुत एग्जैक्ट नहीं है। जी भाषा देखिए आप, उत्तर से दक्षिण तक, मद्रास का आदमी भी आएगा, तमिलनाडु का भी आएगा, साउथ ईस्ट नॉर्थ और साउथ ईस्ट पूरब पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, सारी आबादी यहाँ आती है, जिसमें वेशभूषा समान नहीं है। तो एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम का भाव क्या है? भाषा ने एक है क्लाइमेटिक चेंज, आप यहाँ ठंडी में हैं, मद्रास में 30-35 का तापमान है, जी वहाँ पंखा लोग चला रहे हैं। तो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, कास्ट की डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, रिलीजन की डाइवर्सिटी है, और सब इसमें आते हैं, माघ मेला में आते हैं, कुंभ में आते हैं। जी तो वसुधैव कुटुंबकम का सीधा साक्षात्कार हो रहा है जी। दार्शनिक दृष्टि। इसलिए कुंभ सनातन है, और कब से प्रारंभ हुआ, कुछ पुराणों में व्याख्याएं हो सकती हैं कि अमृत कलश जो था वो छलक गया, 4 जगह लगता है, लेकिन ये सब आस्था की बातें हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन कोई इतिहास में चतुर्वेदी जी हैं, अवस्थी जी हैं, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं मिलता है जो वैज्ञानिक और तर्क पुष्ट हो। इसलिए अनाथ सनातन है, और सनातन प्राचीन काल से चल ही रहा है। अभी हर्षवर्धन की बात आई थी, बिल्कुल। महाराज हर्षवर्धन ने यहाँ कुंभ में इतना दान किया था कि उनके पास कपड़ा नहीं था, अपनी बहन राजश्री से कपड़ा उधार लेकर वस्त्र पहने। धारण किया। बिल्कुल ये यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है, अर्धकुंभ या कुंभ जो भी जी। कहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये दान की परंपरा रही है, और गंगा जमुना का तो संगम है ही। जो सरस्वती की बात की जाती है, इसका कोई प्रमाण है कि नहीं है? है, पहले सरस्वती रही भी होगी, हाँ सरस्वती की धारा रही होगी, जी। सरस्वती कूप यहाँ पर जी। है, लेकिन न भी रही हूँ हम कह रहे हैं। तो भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हीं राम प्रति दिन रागा, जी। ये कुलपत थे, और कुलपतियों की मिसाल थे। कुलपत कैसा होना चाहिए, ये भरद्वाज इसका आचरण देखिए आप। जी आज कुलपत कैसे हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। 10,000 विद्यार्थी उसमें पढ़ते थे। तो यहाँ पर आप देखिए, सारे प्रबुद्ध जन, चाहे वो सन्यासी हो, बैरागी हो, साधु हो, सारे अखाड़े शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन सब यहाँ आते हैं। ठीक राजनीतिक लोग भी वहाँ अपना शिविर लगाते हैं, सभी राजनीतिक दलों के सेवा शिविर वहाँ लगते हैं। अनेक स्वयं सेवी संस्थाएं वहाँ आती हैं, अपने अपने मतों को प्रचार करती हैं। और कुंभ में जीवन, देश की, दुनिया की जितनी बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, जीवन समस्याएं थी, उन सब पर यहाँ मंथन होता है महीने में, और जो निष्कर्ष निकलता है उसको लेकर लोग जाते हैं, और उसका संदेश पूरे विश्व को जाता है। बिल्कुल। तो ये इसका वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है, इंटीग्रिटी ऑफ नॉट ओनली अर्थ एंड इंडिया, पूरे ब्रह्मांड और विश्व की एकता की फिलॉसफी है। बिल्कुल। इसलिए कुंभ वसुधैव कुटुंबकम का साक्षात मूर्त रूप है जो भारत प्रस्तुत करता है, और ये दुनिया का अद्वितीय धार्मिक मेला, सांस्कृतिक मेला जो भी कहिए, विश्व में ऐसा कोई यूनिक मेला नहीं है जहाँ इतने लोग बिना किसी निमंत्रण के आते हो। अभी आपने बताया कि मालवीय जी ने 1918 में बताया कि 2 पैसे के पंचांग बता देता कब से है। कोई सरकारी गजट में सूचना कहाँ से आई है? उसी पंचांग के आधार पर आई है। बिल्कुल। अब ये जरूर है
मुग़ल आए, पठान आए, अंग्रेज आए, और आप जानते हैं कि मुग़लों के पीरियड में तमाम कट्टरताएँ भी थी, लेकिन कुंभ कभी सनातन धर्म, माघ मेला और कुंभ ये अनवरत रूप से, शाश्वत रूप से, अखंड रूप से चला रहा है, कभी समाप्त नहीं हुआ। बढ़िया सर। सर बात चल रही थी तो बात आई सरस्वती जो नदी की बात है, तो यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ अपने दर्शकों को कि संगम जो है जिसके लिए प्रयागराज जाना जाता है, वहाँ पर कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं, लेकिन सरस्वती अदृश्य रूप में है। तो सर सरस्वती जो नदी है इसकी क्या कहानी है? देखिए ऐसा है, एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है जिसके नाम से हिमालयन स्टडीज़ का इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट जी। वाडिया साहब ने स्पष्ट लिखा है, क्लासिकल एज पढ़िए, उसके चौथे चैप्टर में उन्होंने लिख दिया है कैसे हिमालय जब उठ रहा है तो उसमें कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। उन परिवर्तनों के चलते वो कह रहे हैं शिवालिक रेंजेस में इतने ज़बरदस्त परिवर्तन हो रहे हैं कि आपको, मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को सब मालूम ही है कि यमुना सरस्वती के साथ पश्चिम वाहिनी होके बहती थी, ठीक। उन चेंजेस के चलते वो सबटरेनियन हो गई, भूमिगत हो गई सरस्वती, और यमुना पूर्व वाहिनी हो गई और गंगा से उसका संगम होने लगा यहाँ प्रयाग में, ठीक है। संभवतः, और ये आर्कोलॉजी ऑफ सरस्वती ने साबित कर दिया है, और मैं फिर से एक बार एक इलाहाबादी विद्वान का नाम लेना चाहूँगा, श्री बिशन नारायण टंडन, जो 99 वर्ष के हैं, जीवित हैं और परिमल के संस्थापक सदस्य रहे थे। 1950 के IAS हैं, जब उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पहला IAS हुआ, पहले ICS होते थे। उन्होंने भी साबित कर दिया है, रविवारी जनसत्ता में ये बहुत बड़ा लेख आया, तो उसमें बड़े महीनों प्रतिक्रिया चली कि एक धारा उसकी जमुना के साथ चली आई थी। देखिए इतिहास में लोक स्मृति का बहुत महत्व है जिसको कोई नकार नहीं सकता। यानी कि आपका ये कहना है कि यमुनोत्री मेरा से कहना जब- नहीं है, मतलब आर्कियोलॉजी और सरस्वती और उसमें बिशन नारायण टंडन जी का योगदान, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कैसे एक धारा साथ साथ जमुना के आ गई थी। लोक स्मृति में जैसे ये सनातन की बात कर रहे हैं, ये सनातन है लोक स्मृति, वो लोक स्मृति का में चली आ रही सरस्वती यहाँ है और जो इसीलिए यमुना उसको के साथ धारा आती है। प्रतीक के रूप में इसीलिए किले के अंदर एक सरस्वती कूप बना दिया गया ना। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसे बिल्कुल, ध्यान। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस पॉइंट पर मैं एक आंखों देखा हाल सुनाना चाहिए कि जो सरस्वती कूप का वर्णन किया अभी डॉक्टर साहब ने, वो सरस्वती कूप का मैंने भी दर्शन किया जी, और एक किलेदार थे, नाम नहीं लूंगा, ले लीजिए नहीं अब वो ऑफिशियल आदमी है, फौजी आदमी है जी। जब इन्होंने वो यहाँ के बहुत बड़े पॉलिटिशियन का नाम ले लिया जो सज्जादा नशीन थे, फाकरी साहब का, तो अब ये क्या नाम लेंगे? इन्होंने ले लिया। के लिए छोड़ तो दिया। चलिए, तो किलेदार उनसे जो है हम लोगों ने हमारे कुछ कांटेक्ट थे तो हम गए, सरस्वती कूप का उन्होंने दर्शन कराया जी, और ये बताया सप्रमाण कि इसकी खासियत ये है कि अगर इसमें आप एक गुच्छा जो है पुष्प की पंखियां डाल दें तो 2-4-5 मिनट के बाद संगम पर वो फ्लोटिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, अगर कोई कलर स्कूप में आप डाल दें तो आप 5 मिनट के बाद संगम में वो कलर आपको फ्लोट करता हुआ दिख जाएगा। और ये उन्होंने पुष्प डालकर जो है उसका जो है हमको ले जाके दिखवाया भी। ठीक, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो अदृश्य से जो है सरस्वती है वो विद्वान। देखिए इतिहास भूगोल की बात पुराणों में वर्णित हमारे दोनों प्रोफेसरानों ने जो है उसको कहा, प्रोफेसर साहब लोग वही बोलेंगे जो किताब बोलती है, बिल्कुल। है ना, लेकिन हम पब्लिक के आदमी हैं, हम नेता लोग हैं। हम नेता लोग हैं या पब्लिक के आदमी, अब नेता नहीं रह गए, अब नेता तो हमको किनारे कर दिया गया। हम वही बोलेंगे कि जो पब्लिक बुलवाती है हमसे, या पब्लिक सेइंग जो बोलते हैं, यानी कि जो आपने देखा है वो जो आप देखा है या जो महसूस कर रहे हैं। हेन सांग के समय तक का तो वर्णन इतिहास की किताबों में है, हर्षवर्धन राजा का भी वर्णन जो है। क्यों है? प्रमाणित रूप से है कि राजा हर्षवर्धन की उधारी का जो है बही खाता
इलाहाबाद के पंडा लोगों के पास आज भी सुरक्षित है। आज भी है हाँ हाँ, जो उधारी थी। जो उधारी करके जाते थे। हाँ। और राजा जो है आपके समझ लीजिए कुंभ को जो है डॉक्टर साहब कहें नकारें जी। कि इसका ऐतिहासिक दोनों लोग नकारें, मैं उसका जो है आधुनिक वर्णन पर बात कर रहा हूँ जहाँ कुंभ आज है। राजा हर्षवर्धन ने ही ये एस्टेब्लिशमेंट जो है कुंभ की स्थापित शुरुआत। किया कि ये दान क्षेत्र है। जी। कुंभ जो है गंगा संगम का जो आपका जो है, और शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने एक बार उनसे पूछा मैंने कि ये बताइए कि कुंभ क्षेत्र क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। देखिए ये आपके टेलीविज़न के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि प्रकांड विद्वान मैं मानता हूँ आधुनिक काल के स्वरूपानंद जी को। तो मैंने उनसे पूछा कि कुंभ क्षेत्र है कहाँ, कल्पवास किस क्षेत्र में करना चाहिए जिससे कि पुण्य की प्राप्ति हो। तो उन्होंने कहा षटकूल क्षेत्र। तो मेरे मन में जिज्ञासा आई, मैंने कहा महाराज जी ये षटकूल क्या है। कहे जहाँ से 6 धाराएं आपको जो है नदी के 6 तट दिखे उसको षटकूल क्षेत्र मानिए। और ये कहाँ दिखती हैं? और ये आपका दिखती है किले के पास जी। जहाँ 2 धारा जो है, 2 तट आपके गंगा की आ रही हैं, 2 तट आपके जमुना के आ रहे हैं, संगम हो गया, 2 तट नया छतनाग की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ गया। तो ये कुंभ का जो है एक और क्षेत्र है। यानी और कि जिस जगह को संगम कहा जा रहा है उसकी जगह वो वाली जगह ज्यादा नहीं नहीं महत्वपूर्ण नहीं, है। संगम भी तो षटकूल क्षेत्र में ही आ गया। हाँ। वो पूरा जी। ट्राइन, वो पूरा जो है सर्किल बना लीजिए आप। बिल्कुल। जहाँ से 6 धाराएं आपको दिख रही हैं वो बढ़िया। षटकूल है। वो चाहे अरेल की तरफ खड़े होकर देखे, चाहे झूसी की तरफ हो, चाहे किले की किले तरफ। की तरफ तो ये षटकूल क्षेत्र में ही कल्पवास करने का महत्व है। महत्व है। अब महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, स्कंद पुराण में जिसका वर्णन है, पद्म पुराण में भी वर्णन है। डॉक्टर साहब इस चीज को मानेंगे कि मोक्ष तो आपको सभी धार्मिक सेंटर में डॉक्टर साहब मिल जाएगा। उज्जैन में भी मोक्ष है, काशी में भी मोक्ष है, पुष्कर में भी मोक्ष है, रामेश्वरम में भी है, हरिद्वार में भी है। लेकिन ये जान लीजिए परम मोक्ष केवल प्रयाग में है। क्या हुआ? अब ये परम मोक्ष है क्या? हमारी सनातन थ्योरी के हिसाब से मृत्यु के बाद जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो मोक्ष मिलता है, लेकिन मोक्ष के बाद पुनर्जन्म मिलता है जी। अब जब पुनर्जन्म मिलता है तो फिर आटा ले आओ, दाल ले आओ, चावल ले आओ, बीवी से पटकान लड़ो, दोस्तों से फाइटिंग फाइट करो, कचहरी जाओ, कोतवाली जाओ, बिजली का बिल ठीक कराओ। लेकिन परम मोक्ष जब मिल गया तो नो रिटर्न जर्नी है। आप गए ऊपर तो सीधे ब्रह्म में लीन हो गए। इसलिए प्रयाग में परम मोक्ष है। परम मोक्ष। 1 महीना जो कल्पवास कर लेते हैं उनको जो है पुनर्जन्म से भी मुक्ति मिल जाती है। ये प्रयाग का महत्व। तो परम मोक्ष की जगह प्रयागराज है। बढ़िया। कोई धार्मिक सेंटर नहीं है जी। सारे सेंटर में मोक्ष है, लेकिन परम मोक्ष आपको प्रयाग में। बिल्कुल। तो ये नई जानकारी हम लोगों को भी मिली है कि परम मोक्ष की जगह अगर कोई है तो सिर्फ प्रयागराज है, बाकी नगरियों में मोक्ष मिल सकता है। हमारे साथ बनवाल साहब है। तो सर हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जैसे सर ने हर्षवर्धन के रीन की बात की, तो 644 ईस्वी वो वक्त माना जाता है जो ह्वेंगसांग लिख रहे हैं अपने उसमें, ह्वेंगसांग, कि वो आए चाइनीज़ दार्शनिक थे और वो लिखते हैं कि तब वहाँ पे एक कुंभ का मेला चल रहा था। उस दौरान की क्या चीज़ें हमें मिलती हैं इतिहास में जिसके बारे में अगर आप प्रकाश डाल पाएँ? एक्चुअली देखिए, जो ह्वेंगसांग है वो भारत की यात्रा करने वाले दूसरे चीनी यात्री थे। फाइयान थे, उसके बाद वो ह्वेंगसांग आए थे। और ह्वेंगसांग 629 से 45 ईस्वी के बीच हिंदुस्तान में रहे। और उस समय मतलब जो इतिहास में कुंभ के बारे में जो जानकारी मिल पाती है, एक तो होता है प्राचीन भारत के इतिहास में, एक तो पौराणिक जानकारी हो गई, और एक जहाँ से प्रामाणिक है जो इतिहास की जानकारी मिलती है। ये माना जाता है कि वो ह्वेंगसांग के विवरण से और हर्षवर्धन के काल में दिया गया जो विवरण था। तो उनके समय में जो है वो क्या है कि यहाँ पर उसका आयोजन हुआ और ह्वेंगसांग जो है यहाँ पर, और ये भी कहा जाता है कि जैसे 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी
उसमें से मतलब कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वानों के अनुसार ये कहा जाता है कि यहाँ पे 5वीं बौद्ध संगीति भी हुई थी और उसकी अध्यक्षता जो है ह्वेनसांग ने किया था, ऐसा कहा जाता है। हालांकि प्रामाणिक तौर पे 4 ही बौद्ध संगीति मानी जाती है, लेकिन एक 5वीं बौद्ध संगीति के बारे में भी जो है ये कहा जाता है, और वो ह्वेनसांग के अध्यक्षता में हुआ था हर्षवर्धन के काल में। उस समय आग वगैरह लग गई थी यहाँ पर। इसके बाद तो वहाँ से जो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रामाणिक रूप से अगर मतलब कुंभ की बात करें तो वहाँ से जानकारी मिलती है। और उस समय हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया था। शिलादित्य कहने का एक बहुत बड़ा कारण था कि वो दानशील थे, और यहाँ पे प्रयागराज में संगम के क्षेत्र में उन्होंने जो गरीब लोग थे उन लोगों को भारी मात्रा में दान दिया, और दान देने की जो बात आई उसके पीछे एक मतलब जो एक फिलॉसफी है वो ये कि दान से मतलब कह सकते हैं कि आप विशुद्ध रूप से ध्यान करके अध्यात्म की जो तरक्की हो सकती है उससे ज़्यादा सरल रूप में आप दान वगैरह देकर जो है आप क्या है कि मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं कि वो चिंतन मंथन और चर्निंग के माध्यम से ध्यान करके वो अल्टीमेट जो सत्ता है वो ब्रह्म को या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और लेकिन जो लोग उस मतलब कह सकते हैं कि उस कठिन जो है जो मार्ग है उस मार्ग का अनुपालन नहीं कर पाते, तो वो इस तरह के बहुत सरल मार्ग जो होता है दान दक्षिणा करके जो है उससे भी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो संगम का क्षेत्र है वो कठिन तब का भी क्षेत्र है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से भी दान दक्षिणा करके जो है आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात की सर ने सब बताया, बहुत एक तरह से बहुत सारी बातों का मतलब उसका जिक्र करना एक प्रकार से पुनरावृत्ति हो जाएगी, लेकिन कुछ बातें जो सर शायद मतलब मिस कर गए, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि जानते नहीं होंगे, है ना। ठीक है, ये सब महान लोग हैं उनकी। लेकिन क्या है कि जैसे अगर हम आज़ादी के बाद के भारत की बात करें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 बातें बताना चाहूँगा कि 1882 ईस्वी की बात है। उस समय लॉर्ड रिपन का शासनकाल था हिंदुस्तान में। 1882 की बात है। 80 से 84 लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। और 1882 ईस्वी में क्या हुआ था कि यहाँ पर संगम का आयोजन हुआ, कुंभ का आयोजन हुआ था। और उस समय आप समझ लीजिए कि उस समय ऐसा कहा जाता है कि भारत की जो आबादी थी, आज का उत्तर प्रदेश की जो आबादी है 22 करोड़, वही 22 करोड़ पूरे भारत की आबादी थी। और उस आबादी में 8 लाख लोग जो है वो आए थे संगम में स्नान करने के लिए। और खर्च कितना हुआ था आप अनुमान लगाइए कि लगभग जो है 20 से 22 हज़ार रुपए के आसपास में मात्र खर्च करके संगम का आयोजन कर लिया गया था। यानी कि अगर उस पैसे को अगर अभी आप में कन्वर्ट करें, हाँ, वो अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 3.75 यानी कि करोड़ के 3.5 करोड़ के आसपास, 3.5 करोड़ के आसपास, 3.25 करोड़ के आसपास आप मान लीजिए कि वो 20,000 यानी कि आज के हिसाब से 3.25 करोड़ रुपए में उसका जो है वहां पर हुआ। लेकिन अगर आप आज देखिएगा, आज लगभग 7,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। सोच लीजिए 20,000 रुपए के खर्चे में 1882 ईस्वी में 8 लाख लोगों को जो है वो स्नान वगैरह की या उनके लिए जो है मेला की व्यवस्था की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो है आज क्या है 7,500 करोड़, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन भी बढ़ा है। 40 करोड़ लोग कहाँ, 8 लाख लोग कहाँ पे ये हो गया। इसके बाद देखिए 1942 में सर, जहाँ तक मैं जो बात आपकी सुना था उसमें एक बात जो मैं थोड़ा सा जो है, हालांकि यहाँ पे मतलब छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी कि ये जो बात है मदन मोहन मालवीय वाली जो बात है वो जहाँ तक मुझे पता है कि लॉर्ड लिथगो का शासनकाल था 36 से 43, और लॉर्ड लिथगो, और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का समय था उसके पहले वो तो उससे शायद मैंने जो सुना है कि वो जो है ना लिथगो ने सवाल किया था कि यार इतनी बड़ी आबादी कैसे है, तो या कैसे आ गए, तब उन्होंने 2 पैसे वाली बात करी थी और पंचांग वाली बात करी थी। खैर कोई बात नहीं। 1931-32 में वो मालवीय जी का बिल्कुल उस समय सार्वजनिक जीवन में उतना वो महत्व नहीं रह गया, ठीक। और 42 में तो उनकी मृत्यु ही हो गई है। जी जी जी, मतलब ये 1918 की बात है जब 2 पैसे के पंचांग वाली बात होती है। चलिए ये यही होता है जी जी चीज़ें खैर आगे पीछे होती रहेंगी, लेकिन कि इसके बाद देखिए आज़ादी के बाद के भारत की अगर आप बात करिएगा तो सर जो है वो उसी में ऐड करना चाहूँगा, उन्होंने जो भी जानकारी दी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के बाद का पहला जो है संगम कुंभ मेला जो है वो लगा था आपका जो है 1954 में, 1954 में। उस समय उत्तर प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत थे और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कल्पवास किया था यहाँ पे, और चूंकि वो जाहिर सी बात है कि वो प्रेसिडेंट थे तो वो एक सामान्य आदमी की तरह तो रह नहीं सकते थे, तो उनको इलाहाबाद के किले में जो है उनको जो है उनका कल्पवास कराया गया था। और वहाँ पर एक
हाँ लीजिए सर। वो कमांडर इन चीफ होता है प्रेसिडेंट, इसीलिए किले में उनका निवास था। ठीक है। हाँ। और उस जगह से ना, उस जगह से क्या है कि वो पूरा कल्प का जो है मतलब जो है मेला का वो दर्शन कर देते, तो वो जगह आज भी प्रेसिडेंट व्यू के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, तो अभी भी वो जगह है किले में जहाँ पे वो उन्होंने है, कल्पवास किया। वो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट व्यू जो है, ठीक है। और बाकी और सब बातों का रिपीटेशन हो जाएगा हाँ, सर। बिल्कुल सही बात है। ठीक तो मैं कुछ और बातों की जानकारी दे रहा हूँ। तो 1954 में, और ये अभी तक का एक इतिहास है कि भारत के किसी संवैधानिक पद पर, इतने बड़े सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो है वो संगम में स्नान किया कुंभ मेले में। इवन कि दूसरा राष्ट्रपति जो आए थे भारत में, श्री रामनाथ कोविंद जी थे 2019 में, जब अर्ध कुंभ की बात आ रही थी। तो 2019 में श्री रामनाथ कोविंद जी जब यहाँ पे आए तो रामनाथ कोविंद जी ने जो है वो किया कि, लेकिन वो अर्ध कुंभ था, कुंभ नहीं था। लेकिन दूसरे राष्ट्रपति जो है वो हुए थे रामनाथ कोविंद जो भारत के, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कुंभ को आस्था का चुंबक कहा था उन्होंने जी। कि वो एक ऐसा चुंबक है जो पूरे भारत को नहीं, पूरे दुनिया के सनातन जो भी धर्मी लोग हैं उन लोगों को चुंबक की तरह आकर्षित कर लेता है, और इसके लिए बहुत ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत बढ़िया तो सर। ये जो है ये जो दो बातें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी अहम जानकारी दी। अब रीवा सिंह मैम से भी थोड़ी सी बात करते हैं। मैम, एक तो माफ़ी चाहेंगे इतनी लेट आपके तक माइक लेकर आने में, क्योंकि सबसे ज्ञान जो मिल रहा है हम लोग भी लालची हो जाते हैं कि नहीं सुन लिया जाए और क्या आ रहा है। तो मैम, ग्रामीण परिवेश को अगर हम देखें, कुंभ में ज़्यादातर गांव आते हैं। मतलब अगर हम शहरी लोगों की बात करें तो वो कम होंगे, प्रयागराज के लोग ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ नोएडा, दिल्ली या ऐसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ से कोई चलकर कुंभ में आ रहा है तो शायद कम लोग होंगे, लेकिन गांव उमड़ते हैं। तो ये जो इतना बड़ा जमावड़ा होता है कुंभ का, वो किस तरह से मैनेज होगा? अभी 2024 आने वाला है, और ग्रामीण परिवेश में ये किस तरह से चीज़ें होंगी? ले लीजिए आप धन्यवाद माइक। भूपेन जी। जी, और जी। सच में आप ये सही कह रहे हैं, इसमें माफी की कोई बात नहीं है। हम खुद ही चाहते हैं कि मैं- सब लोगों को सुने, और इतना ये ज्ञान की गंगा जो बह रही है इसमें असली डुबकी हम लोग लगा रहे हैं। जी मैम। और इसमें एक तो ग्रामीणों पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा नारी भी छूटी जा रही है। बिल्कुल, हाँ। तो ये भी एक अहम मुद्दा है कि महिलाओं की क्या संख्या भूमिका- ज़्यादा होती हाँ, है कुंभ में। तो महिलाएं ही, हमको लगता है कि महिलाएं और ग्रामीण इसकी जान है जी। इस मेले की। जी। और एक कल्पवास तो महिला की, एक तो हमको लगता है कि ये बीच में मध्यकाल में चीजें जो छूट गई, अदरवाइज अगर हमारे सनातन धर्म में इसका जिक्र है कि समुद्र मंथन हुआ, मैं पकड़ और उसमें विष्णु जी को भी मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा अमृत कलश को लेने के लिए। तो उसको सुन के हम लोगों को एक गर्व की अनुभूति होती है कि महिलाओं का कितना योगदान है वहां से लेकर, है ना, अमृत कलश से। और उसके बाद एक कुंभ भी हम लोग हर जगह स्थापित करते हैं, और हमें असली में नहीं पता है कि इस कुंभ का क्या महत्व है। तो कुंभ का जो मुख है वो विष्णु भगवान को दर्शाता है, और उसका जो गर्दन है वो शिव जी को, और उसका जो तल है वो ब्रह्मा जी को, और उसका जो बीच का गोल बड़ा हिस्सा है वो देवियों को दर्शाता है। तो इससे मतलब हमारे वेदों में भी महिलाओं या देवियों की इतनी बड़ी भूमिका रही है, और हम हर पूजा या प्रयोजन में कुंभ की स्थापना करते हैं। तो कुंभ इतना हमारे लिए महत्व रखता है, हमारी संस्कृति के लिए। और एक महाभारत और मनुस्मृति में धर्मो रक्षति रक्षति, हाँ, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म भी रक्षा करता है। तो हमें ये देखकर अभी बहुत अच्छा लग रहा है, भले इसमें पैसा खर्च हो रहा है और है, लेकिन एक अपनी संस्कृति और सभ्यता और जो हमारा है सनातन धर्म, उसको अगर हम लोग अपनी जो युवा पीढ़ी है उसके तक ले आना चाह रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे ही वो सम्मोहित होकर आगे आएगा, हमको लगता है। तो एक तो ये एस्पेक्ट है, और दूसरा है कि ग्रामीणों की, जैसे आप बात कर रहे थे, तो ग्रामीणों का इसमें बहुत हमको ये एक तो कम जो कल्पवास होता है, तो वो कल्पवास हम देखते हैं कि बहुत ही रेयर जो अर्बन सेटिंग्स के लोग हैं कल्पवास में आते हैं। हमारे जो ग्रामीण हैं वो इसमें
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनको उनकी पूरी तैयारी होती है। अभी हमसे कोई कह दे कि हमें अपने माता पिता को ले जाकर 1 महीना कहीं रखना और उसका पूरा इंतज़ाम करना है तो हम ये थोड़ा पीछे हटेंगे, लेकिन ग्रामीणों में एक उत्साह, वो उत्साह के साथ ये काम करते हैं और आते हैं, अपने माता पिता को रखते हैं। तो इससे एक उन्हीं जो ग्रामीण परिवेश है उसी में हमारे धर्म और संस्कृति की हमको लगता है कि रक्षा हो पाई और अब वो वहाँ से हम लोग भी उसको ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और एक हम लोग देख रहे हैं कि ग्रामीण जो है वो उनको एक इकोनॉमी भी उनकी डेवलप होने का है। जब जैसे जैसे मेले का विस्तार हो रहा है तो उसी तरह से अब देखिए जैसे वो है उसके गोबर के उपले हैं वो आते हैं, छोटी-छोटी दुकानें लग गई हैं, चाय की दुकानें, ऐसे डायरेक्ट जो है पुआले और सब्जियों का इतनी खपत है वो सब उन्हीं के यहाँ से आ रही है। और महिलाओं को भी रोज़गार, जैसे चूल्हे बना के वो सारे जो कल्पवासी हैं वो उसको लेते हैं। तो इस तरह से वो है और एक जोश जो हम देख सकते हैं वो ग्रामीण और महिलाएं, मुख्य भूमिका महिला ही है जो लेकर आती है इस मेले में सभी को। और उनको ये सुविधा तो हम लोग या सरकार भी उत्साहित है करने के लिए तो वो कर रही है, अदरवाइज इसकी सुविधा की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण को आप कहीं भी अगर पैदल भी चलने को कहेंगे तो वो मेले तक पहुंचेगा, जैसे वो पुराने समय में पहुंचता था उसी तरह से पहुंचेगा। हाँ, अभी आप देखिए अमावस जो है, आप कैलाश गौतम जी की कविता वो है ना मौसा का मेला, इतनी खूबसूरत कविता है जो आपको पूरा वर्णन करती है इस ग्रामीण परिवेश का मेले को लेकर। अभी जैसे हम लोग कहते हैं ग्रामीणों को कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे भी जाते हैं उसमें रह रहे विलेज स्टे प्रोग्राम में, तो वो लोग मतलब एकदम लगातार कि मेला होने वाला है और हमको आना है, इस तरह का उनका बहुत। और छोटे छोटे रोजगार का कि 1 महीने के लिए हमको एक रोजगार मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये खूबसूरती है। मतलब रूरल डेवलपमेंट में भी कुंभ का एक अपना योगदान है, तो ये बहुत अच्छी बात कही। मैं एक चीज रेवा जी के में जोड़ना चाहूँगा, नहीं सर, क्योंकि बड़ी बढ़िया बातें इन्होंने करी हैं। पहली चीज़ तो हमें महिला और मातृशक्ति की शुरुआत ही वहीं दिखाई देती है। अगर समुद्र मंथन हो रहा है क्षीर सागर में और विष्णु कहाँ लेटे हैं क्षीर सागर में, और लक्ष्मी जी कहाँ दिखाई जाती हैं उनके चरणों में। लोगों को ये फेमिनिस्ट मूवमेंट जो वेस्ट का है उसके हिसाब से जो देखते हैं वो गलत धारणा बनाते हैं कि स्त्री। देखिए वो किस में लेटे हैं, वो लेटे हैं निद्रा में, योग निद्रा कहा गया है। योग निद्रा क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट से कैसे आप छूटेंगे? जब एनर्जी जाएगी। तो लक्ष्मी क्या कर रही हैं? एनर्जी हैं, एनर्जी दे रही हैं, तब उनकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट टूटता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो ये आप चर्चा कर रही हैं उसमें कितना बड़ा, देखिए सबसे बड़ा जो सनातन कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम लोग सब सनातन मान रहे हैं, अभय जी भी कह रहे हैं, तो वो सनातन जो बेसिकली उसकी विशेषता होती है वो है कंटिन्यूटी विद चेंज, परिवर्तन के साथ सातत्य है। और देखिए कैसे किन्नर अखाड़ा बना, कैसे जूना में उसको एक स्थान मिला, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें देखनी है। एक बात और जोड़ूंगा, एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति है, बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट है, बीबीसी में आया था और हिंदुस्तान में रह गया, मार्क टली। उनका आउटलुक का लेख देखिए, वो कहते हैं कि सिर्फ इन ग्रामीणों की वजह से ये मेला चल रहा है। मीलों मील चलते हैं, थके हैं, दिखाई दे रहा है चेहरे पे इनके कष्ट, धूल धक्कड़ सब इनके चेहरे पे दिख रही है, लेकिन नहाने के बाद की जो तृप्ति है वो अद्भुत है। डिवाइन शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो शासन प्रशासन से यही गुहार करूँगा कि आप सबके लिए सुविधा देते हैं, असली सुविधा उनको देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जब जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो एक बार यहाँ पे कुंभ का आयोजन हुआ, 1954 की ही बात है। तो उसमें कुमार रॉय ने पूरा लिखा है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ पे आए तो उन्होंने स्नान किया और उसी में एक हाथी जो है वो क्या हुआ कि वहाँ पे एक भगदड़ हुई, हाथी जो है कुछ भड़क गया और उस भगदड़ उसमें बहुत 30 या 35 लोग मारे गए। ये दूसरे दिन हुआ था। हाँ, उनके जाने के दूसरे दिन। हाँ, तो तब उनके जाने के दूसरे दिन हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय एक नियम बनाया था कि नहीं, ये जो मेला है ये आम लोगों की मेला है, ग्रामीण लोगों की मेला है,
और इसमें वीआईपी का, इतने बड़े वीआईपी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से भगदड़ जैसी कोई बात स्थिति उत्पन्न हो जाए। और तभी से एक परंपरा बनी है। ठीक है, अब जो है थोड़ा बहुत अब जो परिवर्तन, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि वह परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उस समय से एक परंपरा बनी और बहुत सालों तक ये परंपरा बनी रही कि हाथी का प्रवेश नहीं होगा और दूसरे बात कोई वीआईपी का मूवमेंट नहीं होगा उस दौरान जो है, ठीक। जब संगम में जब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अशोक पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रयागराज से। सर, बात हुई कि किस तरह से कुंभ ग्रामीण लोगों का एक मेला है, सब चीज़ों पे बात हुई, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी 2025 का कुंभ आने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं सरकार की? क्या कुछ चीज़ें बदली हैं पिछली बार के कुंभ से, या इस बार कुछ और अलग होने वाला है? एक हम सुनते आ रहे हैं डिजिटल कुंभ है ये। जी, सबसे पहले तो गुरुजन लोग बोल चुके हैं, तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये मेला जो है लालटेन से शुरू होकर के एआई पे पहुंच गया है, क्या बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गया है। तो ये परिवर्तन जिसकी बात आपने सवाल किया कि ये परिवर्तन आपके सामने दिख रहा है। और अब मेले में जो है ना, दर्शन कम प्रदर्शन ज़्यादा है जी। और गवर्नमेंट जो है, दाद मिल रही है आपको? जी, गवर्नमेंट जो है, एक आप देखे होंगे जब हम आप मेले में घूम रहे थे तो यहाँ बड़े बड़े इवेंट मैनेजर हैं, मेगा इवेंट के रूप में इसको तब्दील कर दिया है। ये मैं सरकार की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इस पक्ष को लोग समझे कि हम लालटेन से शुरू होकर के मेला आस्था था, आज एआई पे हम रन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इसके साथ गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल देना चाहिए कि गांव के वो आदमी जो मंगरू चल के आएंगे, जिसको ना रास्ता पता है, ना घर पता है, ना कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वह क्यों आ रहे हैं? उनका एक आस्था है त्रिवेणी संगम में, किस लिए एक डुबकी लगा के उनको लगता है कि जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। तो उनके लिए प्रशासन को, मुझे लगता है कि हम लोग मेला में जिस तरह घूम रहे थे, प्रशासन उस तरह उनके लिए बहुत कुछ नहीं किया है। यहाँ उन लोगों के लिए जिसके पास कह सकते हैं धन है, 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक टेंट सिटी बसाई गई है, जो भी आईपीओ के लिए है। लेकिन 1 लाख का कमरा, 1 लाख का कमरा है जो आप एक रात के लिए है, ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए, 1 रात के लिए 1 लाख है। लेकिन हमने कहीं ऐसे आश्रय स्थल नहीं देखे कि जो गरीब आ रहे हैं वो कहाँ रुकेंगे। तो सवाल से मेरा है कि अभी भी समय है, 15 दिन बचा हुआ है, अगर इसको देख रहे हैं तो कुछ उन आश्रय जो आ रहे हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, एक मतलब जो बता रहे हैं कि हम डिजिटल बना रहे हैं, वेबसाइट पे जाएंगे, कोई भी धर्मशाला आपको नहीं मिलेगा। किसके नाम मिलेंगे? होटल के नाम मिलेंगे। होटल में कौन जा सकता है? यह है जो महत्वपूर्ण है कि हम जो स्नान करने आ रहे हैं, गंगा की सफाई का हम मुद्दा उठाना चाहेंगे कि गंगा मंत्रालय बना, गवर्नमेंट उसको अलग से मंत्रालय गठित करती है, मंत्री उसके बनते हैं। और आज ये मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, आप खुद जब आएंगे और गंगा स्नान करेंगे तब आप बताएंगे कि गंगा कितनी साफ है। इस सवाल को हम यही छोड़ेंगे, क्योंकि ये अगर मैं कह दूंगा कि गंगा गंदी है या कुछ और टिप्पणी कर दूंगा और टिप्पणी मैं कर दूंगा, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की आस्था लगेगा कि मैं खिलवाड़ कर रहा हूं। लेकिन जब आप आएंगे संगम में और स्नान करेंगे तब आपको पता चलेगा कि गंगा कितनी साफ हुई है, जिसके हमारी गवर्नमेंट में, मोदी गवर्नमेंट में मैं पर्टिकुलर कहना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत सारे वादे किए। और मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस आते हैं और पहला उनका भाषण होता है तो उनका एक वर्डिक होता है, माँ गंगा ने बुलाया, और आज वो गंगा कितनी साफ है। तो ये बहुत जरूरी सवाल है, सोचने वाली बात है लोगों को कि एक अलग से उसका मंत्रालय बनाया गया, एक विभाग बनाया गया, वो क्या कर रहा है। और हम लोग मेला को घूम रहे थे, हमें कोई ऐसा वो प्रबंधन नहीं दिखा। अभी भक्तिमय मेला है, 45 दिन चलेगा, जब मेला खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कचरामय मेला हो जाएगा। वो मतलब वो सारी चीजें, ऐसा कोई प्रबंधन नहीं दिख रहा है कि इसको जो, अगर आप 40 लाख लोग, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं और उनका अगर आप 100 ग्राम कचरा को निकाल रहे हैं, जैसा कि हमारी आपसे बात हो रही थी, वो कहाँ जाएगा उसके बारे में 100 ग्राम बहुत कम है। 100 ग्राम में मिनिमम लेके चल रहा हूं, अगर कोई मैक्सिमम कर दे। मेरा मानना है कि मिनिमम 100 ग्राम आकर के इस रास्ते में, उस त्रिवेणी संगम के बीच में कुछ ना कुछ वो करेगा कचरा, तो उसका प्रबंधन क्या है। और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेले को कैसे मैनेजमेंट, इतना बड़ा मेला, सब लोगों ने कहा कि विशेष स्थान है, बड़ी भीड़ आ रही, अभी भी शहर में ना उजाड़वाद बना हुआ है, अभी भी काम जो मेले को हम लोग, जैसा आपने कहा ना कि दर्शकों को, मतलब आपको बताएं कि मेला का अभी ये स्थिति है कि 40% काम हो पाए, 15 दिन बचे हैं। मेले को अगर आप देखेंगे
30 प्लाटून पुल जो मेला प्राधिकरण के अधिकारी ने कल बताया, वो अभी 15 से 18 पुल बन पाए हैं। कई सारे जो काम है वो कार्य योजना भी प्रगति पे है। मुझे उम्मीद है इस साथ के साथ कि प्रशासन पूरा कर लेगा। लेकिन एक चीज सर होता है हाँ ताकि गुणवत्ता चेक ना हो सके। ये खेल है पूरा, अर्थव्यवस्था इस पे टिकी हुई है। अपर मेला अधिकारी से कल हमारी बात हुई इस चीज को लेकर। मैं भी अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देता हूँ। ऐड कर दूं जी जी कि एक जॉइंट मजिस्ट्रेट, जैसे वो बता रहे थे, एक जॉइंट मजिस्ट्रेट पूरे अंग्रेज काल में मेला करवा देता था। जी। फिर डीएम की जरूरत पड़ी, अब कमिश्नर बैठ के मेला करवाता है और मंत्री। लेकिन सर इस चीज़ के साथ साथ हमको कुछ चीज़ें अगर हम सोचने पे आए तो एक है, सब पहले क्या डर रहता था, सिर्फ अव्यवस्था हो जाएगी, भगदड़ होगी। अभी एक डर ऐसा है कि अमेरिका में बैठा पन्नू जैसा आदमी बोल देता है मैं बम फोड़ दूंगा, ठीक है, आतंकवादी हमला हो सकता है। तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनको बहुत बारीकी से टैकल करना पड़ता होगा एडमिनिस्ट्रेशन को। आप तो जानकार लोग हैं, मैं बिल्कुल नया हूँ शायद, मेरी उम्र बहुत छोटी है इन चीज़ों को लेकर। लेकिन मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनको देखने के बाद डर लगता है कि नहीं, अगर यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है तो बढ़िया है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की, हम लोग कल कमांड सेंटर देख कर आए। ऐसे 4 कमांड सेंटर वहाँ पे बनाए गए हैं जिसमें ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं कि 2750 कैमराज हैं टोटल, जो पूरे प्रयागराज को कर रहे हैं। एआई कोई कांस्टेबल नहीं बताएगा, कोई अधिकारी नहीं बताएगा, एआई बता देगा कि इस एरिया में भीड़ बढ़ गई है, इसको कन्वर्ट कर दो, ये रूट मैप रहेगा। इस एरिया में पार्किंग बढ़ चुकी है, इसको बंद करो, अगली पार्किंग खोल दो। तो अपनी तरफ से इसको डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई है, वो एक बात है। लेकिन अपर मेला अधिकारी से जिस तरह की बात हुई तो उनका कहना है कि 40,000 के करीब पुलिस पर्सनल्स लगेंगे। और जो हम कचरे की बात कर रहे हैं, 16,000 के करीब कचरा उठाने वाले या सफाई कर्मचारी रहेंगे, जिनके बच्चों के लिए बाकायदा स्कूल्स बनाए जा रहे हैं कि 3 महीना अगर वो यहाँ पे काम करेंगे, अलग अलग ज़िलों से आएंगे, तो उनके बच्चे भी पढ़ते रहे। तो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जब आप 4,000 हेक्टेयर के मेला की बात करें और 40 करोड़ लोगों के प्रबंधन की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कोई भी फुल प्रूफ सिस्टम हो सकता है जिस पे आदमी बोल दे कि ये 100% सुरक्षित रहेगा। देखिए, फुल प्रूफ तो नहीं हो सकता। हाँ। फुल प्रूफ बनाने की कोशिश हो सकती जी। है और लगातार सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है जी। ना, और विशेषज्ञ जो हैं वो आ रहे हैं। मैं तो जानता हूँ एक शांतनु बिल्कुल। मुखर्जी हैं, मॉरिशस के सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो यहाँ पर हैं, 3-4 दिन से पड़े हुए हैं, वो बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब अपनी जगह है, लेकिन बेसिक जो सवाल है वो अशोक पांडे जी से सवाल से जुड़ता है, ग्रामीणों। रेवा जी के सवाल से जुड़ता है कि भैया आप आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं? जिसके लिए गांधी ने हरिद्वार का कुंभ देख के कहा कि आस्था है लोगों में, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँ। जैसे ये कह रहे थे कि मैं नदी के कचरे के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हमसे पूछिए, हम तो आपकी टीम को ले चलें, आपको दिखाएं कौन कौन से नाले कहाँ कहाँ आज खुल रहे हैं। बिल्कुल। और वो पानी जा रहा है गंगा में, जमुना में। तो ये दिक्कतें हैं, ये समस्याएं हैं। ये समस्याएं ज़्यादा बड़ी हैं। ज़्यादा आप समझिए, कोरोना के बाद अभी भी अगर सरकार नहीं चेत रही है, किस तरह की बीमारी वहाँ किस कीटाणु से फैल जाए। आप तो सिक्योरिटी की वहाँ बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई एक वायरस इस तरह का डाल दिया तो क्या होगा जी। आपने ये सोचा? इस पे किसी का ध्यान है क्या? नहीं। ये ध्यान देने लायक चीज़ है। ये बहुत सी समस्याएं हैं जिस पे मेरे को लगता है कि ध्यान देने की वाकई ज़रूरत है। सर आप सही कह रहे हैं। एक चीज़ सर मैं और जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा इतिहास की तरफ दोबारा लौटते हैं। अक्षय वट का क्या इतिहास है? अरे भैया, ह्यून सांग से लेके सब अक्षय वट की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चला आ रहा है ये बहुत लंबी चर्चाएं हैं, हम बहुत आसानी से समझना चाह बहुत रहे हैं। आसानी से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ह्यून सांग ने चर्चा कर दी, अलबरूनी ने चर्चा कर दी, पातालपुरी मंदिर की छत पे चढ़ते हैं, अक्षय वट पे चढ़ते हैं, कूद जाते हैं। जी। जैसे मतलब इन्होंने ये कहा देह पूर्ण त्याग मोक्ष का- देह है? त्याग का हाँ। क्या? और सबने कह दिया कि ये अकबर ने पातालपुरी मंदिर ध्वस्त कर दिया, किला बना दिया, वो अंदर चला गया। हम तो हर साल जाते रहे। अबे भाई शायद एक बार गए, मैं हर साल गया हूँ क्योंकि इतिहास विभाग में था। जी। कोई ना कोई आता था, पास बनवाते थे, किला देखने जाते थे, क्योंकि वो मुगल आर्किटेक्चर है। पातालपुरी मंदिर को जिस व्यक्ति को मदद-ए-माश दी गई थी, वो मदद-ए-माश उसी खानदान के पास आज भी है। वही उसको लैंड रेवेन्यू, फ्री लैंड ग्रांट मिली हुई माफ़ी की ज़मीन ना, पातालपुरी मंदिर वैसे ही सुरक्षित है, वहाँ वैसे ही दिया जलता है। ये भला हो इस सरकार है, उसने खोल के दिखा दिया कि मुगल कितने अच्छे थे। दूसरी बात, अगर इतिहास पे चल रहे हैं, तो यहीं से अकबर को वो विचार मिला था जिससे उसने इबादत खाने की स्थापना की। वो यहाँ आया है, मेला शुरू हो रहा है और वापस जा रहा है,
और 14-15 जनवरी के आसपास 1574 में इबादत खाना खोल दे रहा है। वो देख रहा है संवाद बहुत ज़रूरी है। तो सभी धर्मों के लिए, पहले सुन्नियों के लिए, फिर शियाओं के लिए, फिर सभी धर्मों के लिए वो छोड़ देता है। ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, जिन प्रभात सूरी जैन ही हैं। तो ये सब जो है इनका उल्लेख हमें मिलता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि फिर दारा शिकोह यहाँ का गवर्नर है, सूबेदार है। दारा शिकोह यहीं पे इसी के अंतर्गत बनारस महल आता था। बनारस में वही उपनिषद की सारे वो कर रहा है। 9 दिन का उसने यहाँ पर धार्मिक आध्यात्मिक मेला लगाया था दारा शिकोह ने गवर्नरी के रूप में। और दूसरी बात मैं कहूँगा, औरंगज़ेब की चर्चा जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि औरंगज़ेब को इतना ज़्यादा एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, कैरेक्टर माना जाता है एक अंग्रेजी का प्रोवर्ब है, द डेविल इज नेवर एज ब्लैक एज ही इज पेंटेड। वो इतना काला होता नहीं है जितना हम पेंट करते हैं, इतना काला होता नहीं जितना हम पेंट करते हैं। औरंगजेब ने यहाँ पर अरेल के सोमेश्वर देव महादेव की ग्रांट की पुष्टि की है, जो पहले से चला रहा है, और बागाम्बरी गद्दी की है। ठीक, इसके अलावा जंगमबाड़ी मठ की है। उसके अलावा आपको चित्रकूट के बालाजी के मंदिर की मिलती है। उसकी कहानी मैं भी 2 मिनट में और बताऊंगा विस्तार से। बताइए। और उज्जैन के महाकाल की, ये क्यों, कब, कैसे, जाहिर सी बात है जरूर कोई अर्ध कुंभ रहा होगा, तब ये लोग इकट्ठे हुए ना, सब जगह के लोग। और दूसरी बड़ी मज़ेदार बात जो मैं किस्सा सुना रहा हूँ, वो किस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। हम गए चित्रकूट घूमने, एक चाय की दुकान पे बैठे थे। एक बच्चा था जो अब तो मेरे ख्याल से काफ़ी बंद हो गया है बच्चों का एम्प्लॉयमेंट। वो बच्चा चाय की दुकान पे था, वो वहीं काम करता था, प्लेटलेट धो रहा था। उससे मैंने पूछा कि पहले उसे चाय वाय पिलवाई, बिस्किट खिलाई। उससे पूछा यहाँ एक मंदिर है, वहाँ हमें जाना है, बालाजी का मंदिर। बेटा तो मालूम था कहाँ जाना है, लेकिन बस बच्चे को एंगेज करने के लिए उसने पहला शब्द जानते क्या कहा, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, आज भी खड़े रहते हैं रोंगटे जैसे ही उसकी चर्चा करता हूँ। उसने कहा औरंगजेब वाला मंदिर। हम उसको, ये मैं कह रहा हूँ लोक स्मृति जी। हमने कहा बेटा गए, और कभी आइएगा, मेरे पास वो फरमान मौजूद है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन मौजूद है। उसने ना केवल पुष्टि की पुराने ग्रांट की, उसने 8 गांव और जोड़ दिए इन्फ्लेशन को देखते हुए, और कहा यहाँ लगातार इबादत होती रहे, 24 घंटे शुद्ध घी का दिया जलता रहे, ताकि हमारे साम्राज्य का सातत्य, सनातन की जो बात करते हैं, वो सातत्य बना रहे। यानी कि जिस औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि मंदिर तुड़वा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, दोनों चीजें यहाँ होती पे हैं, दोनों चीजें होती हैं। उसकी कहानी बड़ी लंबी, उस पर फिर कभी हम आपसे चर्चा कर लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, इस मेले की सबसे बड़ी खासियत थी कि 41,000 के इनकम हो रहा है, 17,000 कुल खर्च हो रहा है। बाकी कहाँ जा रहा था? नजुल फंड में, जिससे पब्लिक लाइब्रेरी चलती थी, इलाहाबाद की नगर निगम की डिस्पेंसरी चलती थी। वो सब क्या हुआ? वो अब क्यों नहीं चल पा रही उस फंड से? मेरा ये भी एक सवाल है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हम 2-3 बातें कहना चाहेंगे जी। एक तो अवस्थी जी ने जो चर्चा किया था वो महत्वपूर्ण है, मोक्ष और परम मोक्ष जी। तो जिसको वो मोक्ष कह रहे थे कि यहाँ स्नान करने से या जब सब जगह भक्ति मार्ग है, वो स्वर्ग मिलता है जी। तो जो लोग स्वर्ग जाते हैं उसको मोक्ष कहा जाता है साधारण भाषा में। टेक्निकली तो नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल, हम लोग दार्शनिक शब्दावली में। जो स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग का फल भोग करके उनको वापस आना पड़ता है, और जो परम मोक्ष प्राप्त करते हैं वो नहीं आते। भगवत गीता में आ रहा है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। अपने पुण्य को भोग करके फिर मृत्युलोक में आना पड़ता है। माम उपेत्तु कौन्ते पुनर्जन्म न विदिते। जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, परम मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनको पुनः नहीं आना पड़ता है। तो एक चीज़ थे, मैंने स्पष्टीकरण दिया कि मोक्ष या परम मोक्ष क्या फर्क है? जितने भी धर्म वो हैं, नहीं, मोक्ष का शब्द तो एक ही है। उसको विभिन्न, जैसे जैनी मोक्ष कहते हैं, वेदांती मुक्ति कहते हैं, और बौद्ध निर्वाण कहते हैं जी। अलग अलग शब्द हैं, लेकिन भाव यही है। मतलब मोटे शब्दों में टेक्निकली तो यहाँ बात बहुत हो नहीं सकती है। स्वर्ग जो है उसकी अवधारणा एक अलग है। जो भक्ति मार्गी है, सगुण उपासक मोक्ष सुन लाई, जो सगुण उपासना करते हैं भक्ति मार्गी, मोक्ष चाहते ही नहीं है, तो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो एक तो ये धार्मिक और दार्शनिक पक्ष था। दूसरी चीज़, प्रयाग की बात आई, तो प्रयाग एक भूखंड का नाम नहीं है, विश्व का, ब्रह्मांड का एक केंद्र है जी। क्योंकि यहाँ कुंभ लगता है
और कुंभ क्या है, भगवान विष्णु का नाम है, तो ब्रह्मांड की एकता का सेंटर है। जी। और कुंभ या प्रयागराज केवल तीर्थ नहीं है, का तीर्थ अभी आप अक्षयवट की बात किया, अक्षयवट एक तीर्थ है, सरस्वती कूप एक तीर्थ है, भरद्वाज आश्रम एक तीर्थ है, श्रृंगवेर धाम एक तीर्थ है, कुमारी जो शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था, यहाँ पर बांध जो बना यहीं के आसपास मंदिर था, वो एक तीर्थ है। और ये तीर्थों का राजा है, अनेक तीर्थों का। तो और देखिए वहाँ पर द्वादश माधव हैं, बेड़ी माधव हैं, तो कितने तीर्थ यहाँ पर हैं, और उन सब का ये सेंटर है, इन्हें तीर्थराज कहा जाता है। तीर्थराज ये केवल साधारण भूखंड नहीं है, ज्योग्राफी में कितने अक्षांश कितने उस पर गया है। तीसरी चीज़ जो आपने कहा लालटेन से लेकर के, तो ये बात सही है कि आज का जो कुंभ है ये सनातन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का संगम है। अभी डोम गेस्ट हाउस बन रहे हैं, आज पेपर में था कि डोम गेस्ट हाउस का जो किराया है वो 1 लाख से 2 लाख के बीच का है। वो वही बात कर रहे थे वो हाँ, भी। तो ये बात तो ठीक है, कुछ लोग ऐसे आएंगे सेठ साहूकार जो ऐसा पैसा दे सकते हैं, बुलेट प्रूफ बनाए गए हैं। हाँ, लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, अभी समय है कि आम ग्रामीण जनता जो आएगी, जिनके पास कुछ नहीं रहता है और शायद वो टिकट भी लेकर ना पाओ इसमें, बिल्कुल, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है इतनी कड़ाके की ठंड में। तो ये कुछ सवाल हैं जिनमें आप भी कंट्रीब्यूट। रही बात माघ मेला के प्रबंधन की, तो विजय किरण आनंद जी को मैं जानता हूँ, जी। उनकी टीम को। मेला अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कभी कभी 2 बजे 2:30 बजे रात को लोग लौट कर आते हैं। बिल्कुल, कल यही बात हो रही थी। दिन भर वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और रात में वो फाइलों को निपटारा करते हैं, जो भुगतान हो रहे हैं कहीं उस पर गड़बड़ी हो, बाद में चलाते हैं, इंक्वायरी सेटअप हो जाए। तो उनके ऊपर बड़ा दबाव है। आलोचना प्रत्यालोचना देखिए, हम राजनीतिक पक्ष में नहीं जाना चाहेंगे, वो तो अपोजिशन के लोग कहते हैं गड़बड़ है, लेकिन जहाँ पर प्रबंधन करना पड़ता है उसमें टिप्पणियाँ बहुत हो सकती हैं, लेकिन देखना चाहिए बहुत मेहनत प्रशासन कर रहा है। वो तो ठीक है, जिसकी सत्ता पक्ष की गवर्नमेंट है, अपोजिशन भी उनके कार्य का विरोध करेगा, लेकिन जो प्रशासन है वो मेहनत कर रहा है। जी बिल्कुल। मतलब एज ए जर्नलिस्ट या एज ए पर्सन, एक कॉमन आदमी, तो हम लोग तो तटस्थ भाव से देखेंगे ना। जब आप गंगा का आचमन कर रहे होंगे तो ये मन में आएगा ना सवाल कि कितनी साफ हुई है। तो आपके लिए गंगा दर्शनम स्नानम। हाँ जी, मैं तो यही कहूँगा कि मैं ऐसा करता भी हूँ कि गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है मेरे लिए। और कहना था कि सरकार को चाहिए, चाहे जो गवर्नमेंट हो, कि माघ मेला के एक अलग विभाग साल भर काम करता रहे, क्योंकि हर साल प्रॉब्लम आती है। 2-3 महीना पहले शुरू करते हैं जी, और जल्दबाजी में काम हो नहीं पाता है। लगातार एक कुंभ हर 12वें साल आता है, जी, तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए पहले से ही ना। स्ट्रेटजी नहीं है मैडम, ये बेसिकली आप इस बात को सोचिए कि वो पूरा क्षेत्र जहाँ मेला लगता है, जुलाई से लेके सितंबर एंड तक लगभग पानी में रहता हुआ जी, फ्लड का वाटर। बिल्कुल। और इसीलिए उस मेले का महत्व है। वो जो एलुवियल सॉइल है, वो जिसमें मिनरल डिपॉजिट्स हैं, जिसमें हर्बल डिपॉजिट्स हैं, वो जब उस सूर्य की उससे प्रभावित होता है ना, कर्क आपके मकर के सूर्य से, तब उसमें वो एनर्जी आती है, तब वो जागृत होता है इलेक्ट्रोलिसिस के चलते। आप इस बात को समझिए, इसलिए मेला का महत्व है, इसलिए विलंब होता ही होता है, नहीं हो सकता उससे पहले। ऊपर से शुरू कर पाते हैं मुश्किल से। चलिए, ये तो खैर चर्चा चलती रहेगी। अबे सर से मेरे को एक सवाल पूछना है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों को राजनीति पे भी चर्चा कर लेंगे तो बढ़िया लगेगा। सर, 1885 में कहा जाता है कांग्रेस का गठन होता है, उसके बाद 6ठा अधिवेशन शायद यहाँ होना था, लेकिन नहीं हो पाता। बाद में गोविंद बल्लभ पंत उसमें इंटरवीन करते हैं, तब जाके कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पर हो पाता है। फिर गलत हो गए जी, आप बता दीजिए। महामना मदन मोहन मालवीय इंटरवीन करते हैं, और वो जाके बनारस महाराज से कहते हैं, दरभंगा महाराज से, कि लाउदर अपना मकान कैसल बेचना चाह रहा है, उसको आप खरीद लीजिए। वो उसे खरीदते हैं, वहीं पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो मदन मोहन मालवीय परेड बना हो जाता है, खुसरोबाग बना हो जाता है, तब लाउदर से खरीदवाते हैं जी। आज भी वो लाउदर कैंसिल और लाउदर रोड और लाउदर वो कहलाता है ना। वो दरभंगा कॉलोनी हो गया, बाद में दरभंगा महाराज ने खरीदा जी, मदन मोहन मालवीय कहने पर। मदन मोहन मालवीय जी के कहने पे जी, लाउदर कैसल, वो जो बात जी। तो 6ठा अधिवेशन नहीं हो पाता, तो मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर ही 6ठा अधिवेशन वहाँ पर हो पाता है कांग्रेस का। उस दौरान की क्या घटनाएं रही हैं इलाहाबाद में?
उस दौरान के तो हम साक्षी तो नहीं हैं, जी ठीक है। लेकिन जो अपना पढ़ा लिखा जो है वो है हम्म। कि जैसा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इलाहाबाद का पिक्चराइजेशन है कि इलाहाबाद ने जो है ड्रेसिंग, पॉलिटिकल ड्रेसिंग, इस देश की पॉलिटिकल ड्रेसिंग की। आज़ादी की लड़ाई हुई और कौन कौन आए हो गए, केंद्र रहा, ये सब तो है। मैं नई बात बता कि इलाहाबाद ने कई सोशल जो है मूवमेंट के साथ साथ सोशल जो है एडजस्टमेंट की भी जो है ड्रेसिंग की है। तो इलाहाबाद ने सिखाया कि राजनीति को कैसे किया जाता, बिल्कुल। संगठन का ढांचा करने की बात, जैसे कि पूरे एशिया से कॉलोनियल रूल को समाप्त करने का जो है जो प्रस्ताव था वो इलाहाबाद में ही जो है पारित हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी उस सम्मेलन में थे। अब ईयर में हम थोड़ा कंफ्यूज हैं कोई बात कि पूरे एशिया से कॉलोनियल रूल को जो है और डेमोक्रेटिक सेटअप पूरे एशिया में आना चाहिए। ये इसका क्रेडिट इलाहाबाद को। जी। इलाहाबाद जो है ये तब तो अपनी जगह है ही है। मैं कुंभ में एक चीज सभी विद्वान लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, 35 करोड़ 40 करोड़ डॉक्टर प्रोफेसर उपाध्याय इतने भी लोग कह आ रहे हैं। जाएंगे। अरे आप लोग भूल रहे हैं, ये तो लिखा पढ़ी वाले हैं अशोक भाई। कहाँ हैं 35-40? तो इन सरकारी लोग जिंदा आएंगे। और देव दनुज किन्नर नर श्रेणी 33 करोड़ देवी देवता आएंगे। बहुत बढ़िया। इसकी तो मतलब आंकड़ा बड़ा है, उनकी गिनती इसकी नहीं है। गिनती ही नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे सरस्वती की अदृश्य धारा है वैसे अदृश्य लोग आएंगे। वहीं हम बैठे जो है चौंक रहे अच्छा हैं एक बात बताइए, कि इलाहाबाद में बैठ के केवल 35 करोड़ जोड़ रहे हैं जो सरकार में। कमांडो यही है, अदृश्य रूप से जो है जी हाँ। भाई जो मेला अधिकारी कह रहा है, जो डीएम कह रहा है, जो तमाम मेला के जो है प्रबंधन करने वाले जितना वो बता रहे हैं, आप लोग पत्रकार लोग उतना नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ ये बात इसीलिए तो और आप ये विद्वानों के साथ 33 बात करने बैठे हैं हम। 33 करोड़ देवी देवता, जी। उसके बाद जो है राक्षस, शुक्राचार्य वाले। जी जी। तुलसीदास बाबा ने कहा है ना कि देव दनुज किन्नर नर नारी। श्रेणी, हाँ, नर श्रेणी, हाँ। मतलब नर श्रेणी, जो नर नर में श्रेणी। श्रेष्ठ है वो भी देवता भी आवे, धनुष भी आवे, किन्नर भी आवे। जी। तो खैर 13वां अखाड़ा जो है किन्नर अखाड़ा बन गया है। अब वो भी एक बड़ा लोकप्रियता का जो है नंबर 1। जी। अब गंभीर बात एक है जो कम लोग कहेंगे मेला के बारे में, बिल्कुल, कि इस पृथ्वी पर यह कुंभ मेला, अब इवेंट मान लीजिए, आप उसको धार्मिक मेला मान लीजिए, उसकी ऐतिहासिकता हमारे विद्वान प्रोफेसरों ने बता दिया। जी। मैं वर्तमान में कुंभ मेला को जोड़ रहा हूं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में भी नहीं अशोक भाई, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई इवेंट नहीं है जहां पर मेन अमावस्या के दिन एक दिन 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है जिसमें स्नान का महत्व है, लगभग अनुमानित 10 करोड़ लोग माँ गंगा के आंचल में कूदेंगे कपड़ा उतार के। अब एक बूंद जल के आचमन के लिए तड़प जाएंगे कि जो है माँ गंगा के जल का आचमन कर लें। और ये ध्यान रखिए कि ये दुनिया की किसी नदी, न टिग्रिस, न नाइल, न वोल्गा, न अमेजन, न मिसिसिपी, किसी नदी के जल को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि मर जाएं लोग। न वाटर ऑफ वेटिकन को, न आबे जमजम को, कि 10 करोड़ लोग एक दिन के चंद घंटों के जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है माँ गंगा के एक जल का आचमन करके, क्योंकि उस एक जल के आचमन से हमारी 7 पीढ़ी जो है उसको मोक्ष मिल जाता है। ये प्रयागराज है। धरती पर ऐसा कोई टुकड़ा ही नहीं है जो प्रयागराज है, जहाँ 7 प्रधानमंत्री हैं, 7 भारत रत्न हैं। क्या बात। और 3 भारत रत्न तो 50 गज के दायरे में आपके लोकनाथ में है डॉक्टर साहब।
नेहरू जी, महामना मदन मोहन मालवीय जिनका जिक्र कर रहे थे, और पुरुषोत्तम दास टंडन 50 गज के दायरे में पैदा हुए। अब 3-4 भारत रत्न वेटिंग अभी टहल रहे हैं। ध्यानचंद जी वो अभी आए थे, बांसुरी वाले जो है हरिप्रसाद चौरसिया जी, अकबर इलाहाबादी, अभी ये लोग अभी टहल रहे हैं जी कि कब इनको मिल जाएगा। बिल्कुल। अरे आप में से भी मैं कह रहा हूँ सब लोग ही डिजर्व करते हैं जितना ज्ञान लेके चल रहे हैं आप लोग। तो ये प्रयागराज है। और अंत में अपनी जो है 2 बात को कहते हुए कि मैं समापन करूंगा, अपनी वाणी को विश्राम नहीं, दूंगा। अभी वाणी मेरे को चाहिए थोड़ी सी और आपकी। चाहिए। मेरे को ये जानना है आपसे कि नेहरू जी के वक्त भी कुंभ हुआ होगा, हाँ। इंदिरा जी के वक्त अब भी कुंभ आइए, हुआ अब होगा, आइए। उस दौरान क्या हो? अब आइए हाँ कि जिस आधुनिक कुंभ की परिकल्पना पे आप फंस गए हैं जी, या आज जी रहे हैं, या इसको एक इंटरनेशनल जो है इवेंट मान रहे हैं, या इसकी विश्व प्रसिद्धि हुई है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है सन 54 के कुंभ जी। कैसे? उसके पहले जो है कुंभ के अंदर लोग आते थे, पुआल बिछाकर जो है ओस में रात भर लेटते थे, ब्रह्म मुहूर्त में नहाते थे, चले जाते। नेहरू वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने कहा कि ये जो बेचारे रात भर ओस में जनवरी की ठंडी में पानी में भीग रहे हैं, इनके लिए कोई टेंटेज की व्यवस्था करें, इनके लिए जो है इनके शौच जाने के लिए कुछ जो है कमोड की व्यवस्था करें। स्त्रियों का जिसका प्रश्न अभी रेवा जी ने उठाया कि महिलाओं के स्नान के लिए घाटों पर जो है कुछ कवर तंबू बनाया जाए जहां कपड़े चेंज कर सकें। नहीं, कल्पना करिए कि कितना कठिन होता होगा। बिल्कुल। तो नेहरू जो है वो जो है आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने कुंभ को जो है आज जो है इंटरनेशनल जो है इवेंट बना दिया है। और हमें कोई गुरेज नहीं है कि आज की भी सरकार उसको और फैलाती जा रही है। जैसा अभी कहा कि अरेल तट पर जो है डोम 1.25 लाख का बना रहे हैं पर डे, कॉटेजेस जो है 1 लाख का कर दे रहे हैं। अरेल के तट पर जो है वीआईपी कुंभ है, इधर जो मैंने कहा शटकूल क्षेत्र है किले की तरफ, इधर आम जनता के लिए जो है जी, सब लोग आए। कुंभ एक ऐसा जो है वो महापर्व है, महा इवेंट है, महा जो है धार्मिक जो है ओकेजन है कि जहां अनंत पुण्य डॉक्टर साहब और अनंत पाप दोनों आप कमा सकते हैं जी। अनंत पुण्य और अनंत पाप। अब ये आपको तय करना है कि आपको वहां बैठ के दारू पीना है कि आपको तुलसी दल पी के गंगा स्नान करना है जी। आपको जो है व्यभिचार और अय्यासी करना है, आपको जो है धन लूटना है कि आपको जो है वहां पर दान करना है। कुंभ का जो क्षेत्र है बांध के नीचे का वो दान क्षेत्र है। ब्राह्मणों में, इलाहाबाद के ब्राह्मणों में आज भी मान्यता है, इसको नोट कर लीजिए, कि बांध के नीचे केवल जो है पंडा समाज और मल्लाह इनको ही कमाई करने का अधिकार है। अच्छा। आप अगर जो सुपात्र ब्राह्मण है उसको कहिए कि बांध के नीचे चलिए, मैं संकल्प करना चाहता हूँ, आप मुझसे दान ले लीजिए, वो कभी नहीं ले लीजिए। वो कहेगा बांध के ऊपर आओ, तुम्हारा संकल्प ले लेंगे। अच्छा। नंबर 1 चीज सीक्रेट है। हाँ। नंबर 2 ये सब तो चर्चा हो गई कि मेला अधिकारी और डोम की तैयारी और एआई की तैयारी, एक तैयारी को तो कोई नजर ही नहीं डाल रहा। इलाहाबाद के लोगों ने, प्रयाग वासियों ने क्या तैयारी कर रखा है, जरा इसको भी तो निकल के देखिए जी। और पूरे व्यापारियों में कलेक्शन शुरू है, कोई आटा इकट्ठा कर रहा है, कोई घी, कोई सब्जी, कोई चीनी, कोई जो है सूजी, और जो भी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से यात्रियों के आने जाने के मार्ग हैं, 10-10 कदम पर एक स्टॉल भंडारे के लगे रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है। बढ़िया। पिछले कुंभ का एक अनुभव बता दे रहा हूँ, शायद दर्शकों को आपके रास आवे कि मैं कह दूं डॉक्टर साहब, फिर आप आ जाए, नहीं लय टूट जाएगा, कि एक अंग्रेज मिला पिछले कुंभ में। अच्छा। ये स्टॉल लगे थे, लंगर चल रहे थे 24 आवर। तो हमने पूछा हाउ वाज जो है एक्सपीरियंस अबाउट कुंभ? अमेजिंग, अमेजिंग, एवरीथिंग फ्री, एवरीथिंग फ्री, फ्री, टी फ्री,
कॉफी फ्री, फूड फ्री, हॉस्पिटैलिटी फ्री, एवरीथिंग फ्री। इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल। तो मतलब गोरे भी खुश रहते हैं यहाँ आके। अरे अब हर चीज फ्री, कॉफी पिए पकड़ के मुंह में ठूस देंगे आप। कचौड़ी भी ना खाए जाने नहीं देंगे देसी घी में। अब पनीर उनीर ये नहीं कि जो है खाली लौकी कोहड़ा, पनीर भी है उसके अंदर, मेवा भी है। और ये जो है लंगर खोल देता है इलाहाबाद का व्यापारी। ये इलाहाबाद के कुंभ का सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। और लास्ट कुंभ में लास्ट पॉइंट कहते हुए मैनेजमेंट की बात, जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात अभी आपने रखा था कि जो है लंदन स्कूल ऑफ जो है मैनेजमेंट से जो है कुछ वहाँ से शोधार्थी पिछले कुंभ के बाद आए थे, डॉक्टर साहब याद होगा। उन्होंने केवल एक ही सवाल पूछा मेला अधिकारी से कि ये बताओ, उसको हम हिंदी में कह रहे हैं कि ये बताओ कि 5 करोड़ लोग आप कह रहे हो अमावस्या के दिन आए और टोटल कुंभ में 25 करोड़ लोग आए। ये जो 25 करोड़ और 5 करोड़ लोग एक दिन में आए तो एक बार ये निपटे तो होंगे। बिल्कुल। तो ये 5 करोड़ लोग निपटे तो इनका मल मूत्र गया कहाँ, ये बताओ जो है, ये उनकी जिज्ञासा का। और खैर इसका जवाब क्या है सबको ऑब्वियसली पता है गया कहाँ। जी डॉक्टर साहब। ये तो कुंभ में या माघ मेला में हाँ। यहाँ की जो बड़े बड़े सेठ हैं, साहूकार हैं, व्यापारी हैं, दिल खोल करके गए। लेकिन जो यहाँ गृहस्थ हैं, ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जिसके यहाँ 10-20 लोग स्नान करने ना आए, उनको भोजन रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। क्या हुआ? तो महीने भर? नहीं, महीने भर नहीं भी आएंगे तो कम से कम 4-5 दिन तो आएंगे, एक हफ्ता तो मान के चलिए। आएंगे 2 दिन पहले तो जाने में तो दिक्कत होगी। कोई अमावस पे आएगा, कोई बसंत पंचमी पे आएगा, कोई शिवरात्रि पे आएगा, मतलब पूरे महीने भर मेहमानों का बड़ा दबाव। परोक्ष दान का मौका उसको मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो मेरा अनुभव है ये है कि जब से डिजिटल हो गया, अब हम लोग तो ऐसे आते नहीं कि वहाँ पहुँचेंगे फिर देखें कहाँ रुकना है, तो हम आएंगे बुक करके ही आएंगे। तो अभी आज मैं खबर पढ़ रहा था 4 लोग गिरफ्तार हुए जिन्होंने फर्जी वेबसाइट बना के पैसा ले लिया, है ना। फ्रॉड तो होंगी। मैंने कहा ना AI ला दिया तो क्या होगा। और कुंभ बहुत महंगा है, कुंभ बहुत महंगा है यहाँ पे। आप बहुत सस्ता है। अरे मैं कह रहा असली हूँ कुंभ सस्ता है, हाँ, मैं- तीर्थाटन सस्ता है, पर्यटन महंगा। पर्यटन महंगा है, सही बात है। मैंने कहा ना कि अनंत लूट, हाँ। अनंत पाप जी। और अनंत पुण्य जी सब यहाँ है। जी। सर का मतलब सही बात तो ये है कि पहले भी लोग आते थे, आगे भी आएंगे और अभी भी आएंगे, आते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आदमी गांव का आता है वो अपने व्यवस्था से आता है। जो कैलाश गौतम साहब ने लिखा ना अमावस्या का मेला, वो अचार भी रखेगा, चप्पल भी रखेगा और रेलवे का टिकट भी खरीदेगा, अपने सारे व्यवस्था से आता है। आप वो आएगा। वो याद है आपको क्या लिखा है उन्होंने? मेरे लिए ये बिल्कुल नहीं। अमावस्या जिसकी बात- अमावस्या का मेला, अमावस्या का मेला यही हुआ भैया। अमावस्या का मेला या कांधे पे कथरी, कपारे पे झोरा, है ना, मतलब ऐसे करके जो है पूरी रनिंग कमेंट्री है। क्या बात? रनिंग कमेंट्री है। हाँ। कि ये अमावस्या का मेला जब ये सेशन खत्म हो जाए तो आपके चैनल पे एक उसको अलग से चलाया जाए जब अमावस्या का मेला आए, लोग जाने कि कैसे मेले में लोग आते हैं। वो शायद वो सदृश वर्णन है जी, जिसे आप देख के महसूस कर सकते हैं। तो इसका जिम्मा आपके सर रहेगा, आप ही बताएंगे। उसमें रोमांटिज्म भी है। हाँ। कैलाश भाई ने लिखा कि जो है गुलब्बन के दुल्हन चले धीरे धीरे। निकालिए ना, निकालिए जरा। अमावस्या का मेला भी पढ़ लिया जाए अमावस्या का जाते मेला जाते। पढ़िएगा, निकालिए उसमें जरा। रोमांटिज्म भी है। नहीं, आप ही पढ़ के सुनाएंगे अभी। और ऑथेंटिकली कह रहा हूँ हाँ। कि पूरे तो याद नहीं है कि गुलब्बन के दुल्हन, हाँ। अब पूरा इलाहाबादी टंग है ये। इलाहाबादी जो बोली है, जो इलाहाबाद का जो बोलने की जो कला है वो उसी पे है पूरा। जी। कैलाश भाई थे तो चंदौली के जो है जन्मे हुए, लेकिन इलाहाबाद में रहे, पूरे इलाहाबादी हो गए। इलाहाबाद। गुलब्बन के दुल्हन चले धीरे धीरे, जी। भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे। धीरे धीरे। मतलब गुलब्बन की दुल्हन जो है प्रेग्नेंट है, जी। अब वो धीरे धीरे चल रही है। जी। जैसे भरी हुई नाव जो है छलल 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 चल रही है। ये जो है क्या तो बात। एक रोमांटिज्म है। बिल्कुल। और इलाहाबाद का तो अद्भुत शहर है, जैसा मैंने कहा हाँ। कि डॉक्टर साहब इत्तेफाक करेंगे हमारे जो है
कि इस देश को रोमांटिज्म और रोमांटिक होना भी जो है इलाहाबाद ने सिखाया। रोमांटिक पोइट्री का गाढ़ है छायावाद का। तो एक तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, ये हो जो जाए, याद हो। मैं याद नहीं, मैं कभी नहीं हूँ, लेकिन जो शहर हाँ, धर्मवीर भारती को गुनाहों का देवता लिखने के लिए प्रेरणा देते, उस शहर के रोमांटिसिज्म का क्या कहना। क्या बात। जहाँ छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में 3 हो, निराला, पंत और महादेवी जी। आप सोचिए। और किरदार मैं बता रहा हूँ हाँ कि फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी, जी, पहला जो है अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह मेरी जानकारी में 1942 में इलाहाबाद ने ही जो है देश को सिखाया। पहली रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज हरवंश राय बच्चन 1941 में गए, बरेली से तेजी बच्चन को जो है लब्धा लाए और इलाहाबाद के जो है कोर्ट में कोर्ट मैरिज किया। क्या बात। आज जो हर्बल क्रांति देख रहे हैं आप, जी, है ना, जो कॉस्मेटिक्स की हर्बल क्रांति देख रहे हैं, इलाहाबाद की ही जन्मी शहनाज ने हर्बल कॉस्मेटिक्स को बनाकर पूरी दुनिया को जो है एक हर्बल कॉस्मेटिक्स की क्रांति में ढाल दिया। बढ़िया। अफ्रीका के जो ब्लैकीज हैं वो भी चपोट के जो है हीरोइन जो है बन रहे। तो जो रोमांटिक पक्ष है इलाहाबाद का, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि धर्मवीर भारती ने कहा कि इलाहाबाद का अगर कोई नगर देवता होगा तो वो बड़ा रोमांटिक व्यक्ति रहा होगा, तो ये हकीकत। तो खैर, इलाहाबाद और कुंभ के किस्से चलते रहेंगे। कैमरा में बैटरी 1% बची है, पीछे निवेदिता जी चिल्ला रही हैं कि आप बंद कर दीजिए, लेकिन ये किस्सा गोई है, इसी तरह से चलती रहती है। हम आशा करते हैं सर एक बार फिर मिला जाएगा आप सबसे और इनके हिस्से का ज्ञान बटोरा जाएगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। तो ये थी कुंभ को लेकर और इलाहाबाद को लेकर पूरी चर्चा। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए खबर गांव।